Oh, चलें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग द वायर एक्सक्लूसिव और मैं हूं सना अदनान। हम आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पाकिस्तान में। हमारा हेल्थ और एजुकेशन दो ये ऐसे बड़े एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमेशा से मुश्किलात का शिकार हैं। जिस्मानी बीमारियों के बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं क्योंकि वो शायद नज़र भी आती है, उसका लोग इलाज भी कर लेते हैं क्योंकि वो महसूस हो जाती है। लेकिन जहनी और नफ्सियाती बीमारी जिनको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं होती। शायद एक वजह ये भी है कि वो नज़र नहीं आती, जो बीमार होता है उसे भी एहसास नहीं होता, जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें भी एहसास नहीं होता, लेकिन वो हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है और उसके जो असरात हैं वो अब तेज़ी से नज़र आ रहे हैं। इसी बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे पास दो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं साइकोलॉजी के, पीएचडी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सदफ और डॉक्टर शामून। हम पहले वो उन्हीं से उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। डॉक्टर सदफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदफ अहमद है और मैं इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एंड आई एम हेडिंग साइकोफिजियोलॉजी रिसर्च लैब इन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची and also serving as director of Center of Health and Wellbeing in University of Karachi. डॉक्टर शामून। मेरा नाम शमून नौशाद है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ मलिर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और वहीं पे मैं डायरेक्टर क्यूसी की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ओके, दैट्स ऑसम। तो टू स्टार्ट विद डॉक्टर शामून, why is mental health issue in Pakistan? What makes it a big issue in Pakistan? What makes it a big issue? मतलब इससे बड़ा इशू कोई और है नहीं पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ का। मतलब पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो कि साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर है, और ये कोई एक बंदा रिपोर्ट नहीं कर चुका। इंटरनेशनल स्टडीज भी इस चीज़ को बहुत दफ़ा रिपोर्ट कर चुकी है कि पाकिस्तान जैसा इन्वायरमेंट एक इंसान के जिंदा रहने के लिए ये जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इतनी इस तरह के प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, और उसके अंदर ये इंसान यहाँ पे रह रहे हैं जो कि ये एक कौम मौजूद है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक साइकोसोशल प्रेशर कुकर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है जिसके अंदर वायलेंस है, टेररिज्म है, हर तरह की चीजें मौजूद हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा इशू मौजूद है। स्टिल हमारे पास सिर्फ WHO का कुछ डेटा मौजूद है जिसकी बुनियाद पर हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो कि मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है, कितनों को डिप्रेशन है, कितनों को एंग्जाइटी है, कितनों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। बट हम ये अभी तक नहीं बता सकते कि एक्चुअल डेटा क्या है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जिनसे हम एक्चुअल डेटा का भी रिपोर्ट कर रहे हो कि भाई हमारी एक्चुअल पॉपुलेशन में एक्चुअल अभी कंडीशन क्या है। हमारे पास कोई इस तरह का डेटा मौजूद ही नहीं है। ओके, सो डॉक्टर सदफ आप पे आऊंगी मैं। हमें ये तो पता है कि मेंटल हेल्थ इज अ मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन उसको ट्रीट करने के रास्ते में कौन से मसाइल या रुकावटें हैं इस वक्त पाकिस्तान स्पेसिफिक? बहुत रुकावटें हैं। जैसे मैं कहूँ, पहला तो डायग्नोसिस ही है। वी डोंट हैव द करेक्ट नंबर, जैसे कि शमून ने कहा। WHO के मुताबिक 24 मिलियन के करीब हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये भी वो नंबर्स हैं जो शायद साइकेट्रिक फैसिलिटी या किसी ना किसी वजह से रिपोर्ट हो रहे हैं या डायग्नोज हुए। हमारे पास अभी भी वो डेटा मौजूद नहीं है जो एक आम इंसान सफ़र कर रहा है मेंटल हेल्थ इशू से। तो पहला बैरियर तो यही है कि व्हेन वी डोंट हैव द करेक्ट नंबर, तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि वो प्रॉब्लम है कितनी बड़ी। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सर्विसेज में मेंटल हेल्थ को वो रेशियो या वो वेटेज ही हासिल नहीं है जो कि फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स को है। अगर हम कहें कि हम आईसीयू अपग्रेड कर रहे हैं, हम एक्सरे मशीन्स अपग्रेड कर रहे हैं, हम हर ट्रीटमेंट और ट्रायल्स की तरफ फिजिकल हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है हमने, तो किसी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में भी हमारे पास वो वेटेज हासिल नहीं है मेंटल हेल्थ को जो कि होना चाहिए। तो दूसरा बैरियर तो ये हो गया। तीसरा बैरियर जो है वो हमारे कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर्स हैं जो कि स्टिग्मेटाइज कर दिया है लोगों ने। हम बात नहीं कर सकते मेंटल हेल्थ पे, और अगर हम बात करते भी हैं तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं समझा जाता। अगर आपको मूड फ्लक्चुएशंस भी हो रही हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट अगर आपको बुखार हो रहा है तो ये बड़ी बात है। तो वो जो सिम्टम्स हैं उनकी कैटेगराइजेशन जो हुई हुई है। देन कल्चरल बिलीव्स हमारे ऐसे हैं या हमारे रिलीजियस बिलीव्स ऐसे हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ है ये तो दम दुरूद से ठीक हो जाएगी, या तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है, ये प्रॉब्लम्स हैं।
फाइनली जो बैरियर मुझे नज़र आता है वो हमारे जैसे कंट्री में वो सोशो इकोनॉमिक बैरियर है कि एक तो सोशली हम आइसोलेट करते हैं इस बात को, स्टिग्मेटाइज करते हैं, और इकोनॉमिकली भी हम उस चीज़ को अफोर्डेबल समझते भी नहीं है कि वो अफोर्डेबिलिटी के लायक है। एक तो क्योंकि कम नंबर हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के, तो वो फाइनेंशियल जो चीज़ है वो उनको भी नहीं मिल रही, और जो थोड़े बहुत मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद भी हैं, दे आर सो एक्सपेंसिव दैट पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम। तो दोनों चीजें आ जाती हैं। तो ये सारा एक पूरा आप अगर देखें तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, फ्रॉम नॉट नोइंग द नंबर्स और नॉट फाइंडिंग द सॉल्यूशन। और लास्ट में जो कि काम जनरली होना चाहिए पॉपुलेशन पे, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अगर आपके अंदर कोई सिम्टम अपेयर हो रहा है या मेरे अंदर कोई सिम्टम अपेयर हो रहा है, तो आई एम नॉट फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं कि अगर आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही है तो आप यही समझेंगे कि ये पेट की खराबी है। नो वन कंसिडर के इमोशनल डिसरेगुलेशन से भी मेरा गट जो है वो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। तो जब अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, तो ऑब्वियसली लोग पहुंचेंगे ही नहीं हेल्प तक। जब हेल्प तक ही नहीं पहुंचेंगे तो बात तो वहीं की वहीं रह गई। तो हम सॉल्यूशंस की तरफ तो तब जाएंगे जब हमारे पास ये सारे बैरियर्स हम कहीं ना कहीं तोड़ सकें। और ये अवेयरनेस क्यों नहीं है, वजह? पहला तो वही मसला है कि हम जो है इसको एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे और काफ़ी अरसे से नहीं समझ रहे। तो अभी एक समझने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के हमारे सामने खड़ा हो चुका है। बट स्टिल वी डोंट हैव द वेटेज जो मैं कहूँ, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे वो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो हमारे पास। क्योंकि देखें पाकिस्तान में हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ में ही हम इतने ज़्यादा पीछे हैं कि हम अभी भी जो है वो अर्ली चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें, हम मैटरनल हेल्थ की बात करें, हम तो उन्हीं चीज़ों से लड़ रहे हैं। तो हम मेंटल हेल्थ को तो एक बहुत ही प्रिविलेज क्लास के एस्पेक्ट में समझते हैं कि हम ये क्यों बात करें। जो लोग ब्लड लॉस से मर रहे हैं या जो खवातीन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्रेगनेंसी से जो है वो नहीं बच पा रही, तो हम तो मेंटल हेल्थ को एक बहुत ही प्रिविलेज उसमें काउंट करते हैं। एक पॉइंट ऐड कर जी, आप अपनी शेयर तरह सा। इस पूरे पॉइंट को समझने के लिए आपको पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम समझना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, वो 95% जो है वो एनजीओ सेक्टर चलाता है और सिर्फ 5% जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। अब ये जो 95% का जो स्ट्रक्चर है ना, ये डिपेंड करता है फंडिंग पे, जो कि हमारे यहाँ बाहर से हम लोग जाके कलेक्ट करते हैं। ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ये बाहर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे जाके फंडिंग्स कलेक्ट करते हैं और वो लेकर आते हैं पैसे, जिसकी बेसिस पे हम कैंसर के ट्रीटमेंट या कार्डियोवैस्कुलर के ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, उन लोगों को जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनको कैंसर ज़्यादा बड़ी बीमारी नजर आती है एज कंपेरेटिवली मेंटल हेल्थ। जब उनके लिए वो चीज़ मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके लिए वो पैसा नहीं देते। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी ना अवेयरनेस कैंपेन्स है, ना हमारे पास उसके कोई प्रॉपर हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। ये एक सबसे बेसिक प्रॉब्लम है। कैंसर की भी अवेयरनेस हमारे पास तब आई थी जब हमारे पास उसके लिए पैसा आया था, हमने उसके कैंपेन चलाना शुरू की थी। ठीक है, इसी तरीके से कार्डियोवैस्कुलर में आया था। मेंटल हेल्थ पे हमारे पास पैसा ही नहीं है, जब हमारे पास आ नहीं रहा तो हमने हॉस्पिटल्स भी नहीं बनाए, हम उसके ऊपर काम भी नहीं कर रहे, उसके ऊपर हमारे कोई प्रॉपर कैंपेन्स भी मौजूद नहीं है। अच्छा, इस पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे तो हम आएंगे। अभी सोशो कल्चरल एस्पेक्ट की बात हुई, तो उर्दू में जो लफ्ज़ यूज़ होता है मेंटल हेल्थ के लिए, जहनी बीमारी या नफ्सियाती बीमारी, इस लफ्ज़ का इम्पैक्ट है कोई कि लोग कतराते हैं इस पे बात करने से या उस इलाज करवाने से? बहुत बड़ा सोसाइटल इम्पैक्ट है। अच्छा, क्योंकि ये चला आ रहा है एक ज़माने से, मैं इसको हमेशा एक ही चीज़ से जोड़ देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना रिश्तेदारियाँ इन चीज़ों से कि यार ये पागल है, और अब उसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल प्ले करता है। अब उसमें आप चाहे उमर शरीफ के शोज उठा लें, ठीक है ना, जिसमें वो पागल को एक इतना स्टिग्मेटाइज करके दिखा दिया है कि भाई पागल इज नॉट अ गुड थिंग, या बहुत सारे इस तरह के शोज हैं जिनके अंदर हमारे मीडिया ने भी ऐसा रोल प्ले नहीं किया। तो नफ्सियाती जो है ना, वो कोई अच्छा वर्ड नहीं समझा जाता, या नफ्सियाती कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। नफ्सियाती सबसे खतरनाक बीमारी है। तो लोग चाहते भी नहीं है कि उसको डिस्कस करें कि यार कोई नफ्सियाती कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमारे घर में कोई नफ्सियाती बंदा है, और लोगों को उससे लगता है रिश्तेदारियां खराब हो जाएंगी। तो लोग रिश्तेदारियों की वजह से अपनी ही फैमिली के अंदर भी उसको डिस्कस नहीं करना चाहते कि यार अपने ही चचा को बता दें या किसी और को बता दें कि XYZ कि यार ये नफ्सियाती प्रॉब्लम हो गई है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। दो लोग इस वर्ड को अच्छा नहीं समझते, और इसको ठीक करने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब
उसके लिए को बहुत वास्ट कैंपेन्स करनी पड़ेंगी तो जाके कुछ चेंज आएगा, वरना इसके ऊपर वैसे चेंज नहीं आ सकता। देखिए, इसमें एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि हम नफ्सियाती या ज़हनी जो है उसको हम मरीज़ से जोड़ देते हैं। मैं कभी भी जो है जब हम अपनी अवेयरनेस कैंपेन भी करते हैं, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करती कि पेशेंट या मरीज़, क्योंकि देखिए हर कोई मरीज़ या पेशेंट नहीं होता। नॉर्मली अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी की भी बात करें तो हम सब जो हैं वो कहीं न कहीं ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज़ हो, चाहे वो जो भी रोज़मर्रा के मामलात हैं वो स्ट्रेस कहलाता है और वो हो सकता है। तो इसकी भी कैटेगरीज़ हैं। माइल्ड वो चीज़ है जो कि हम रोज़मर्रा डील कर रहे हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों से लड़ने के लिए, सर्वाइवल के लिए उसको इस्तेमाल करें। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल आपको एक दूँ कि हम अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं और बस आ रही है तो हम भाग के रोड क्रॉस करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा जो वजूद है वो सर्वाइवल पे डिपेंड करता है। तो हमें जब वो डर लगा, वो स्ट्रेस हुआ, तब जाके हम भागे। ये स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है। तो ये भी ज़हनी दबाव कहलाता है। लेकिन क्योंकि वो वर्ड ज़हनी और नफ्सियाती, जैसे कि शमून ने कहा, कि हमने इतनी बार नेगेटिवली पढ़ लिया है कि हम उस वर्ड को यूज़ करते हुए कतराते हैं। हर कोई मरीज़ नहीं है। वो एक एक्सट्रीम लेवल है, सिवियर लेवल है, जो हम टूल्स से आइडेंटिफाई करेंगे। और फिर अगर साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, उससे पहले काउंसलिंग के भी लेवल आते हैं। उससे पहले हमारी अपनी बहुत सारी कोपिंग स्किल्स हैं जिससे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो हम सब, मैं, आप, जितने भी लोग इस कमरे में मौजूद हैं, हम में ज़हनी दबाव हो सकता है, और जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी इंसान को हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि मेंटल हेल्थ अच्छी भी हो सकती है, मेंटल हेल्थ बुरी भी। लेकिन जैसे ही हम मेंटल हेल्थ का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें लगता है मेंटल डिसऑर्डर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं शायद, क्योंकि हमने पूरा वर्ड को ही जो है वो क्या कर दिया, स्टिग्मेटाइज़ कर दिया। इसकी एक एग्जांपल दूं आपको। आज से अगर मैं 1 महीने पहले बोलूं तो 1 महीने पहले आप हीरा मंडी का वर्ड नॉर्मली घर में यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है? बट अब हीरा मंडी के नाम पे एक शो आया और अब हम उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और हम उसके बारे में सोच भी रहे हैं। तो जो मैं बात कर रहा था, अवेयरनेस का लेवल आपको इस तरह का क्रिएट करना पड़ेगा कि वो स्टिग्मा तोड़ना पड़ेगा। उसी तरह की चीज जैसे हीरा मंडी बना के एक शो बना के अब उसको एक डिफरेंट एस्पेक्ट आया, लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना? इसी तरीके से नफ्सियाती वर्ड जो है वो आपको उस तरीके से तोड़ना पड़ेगा। कैसे होगा ये मुझे नहीं पता। अच्छा, जो आपने एग्जाम्पल दिया उसी से रिलेटेड सोशल मीडिया ने उसमें रोल प्ले किया। तो सोशल मीडिया पे आपको इंस्टाग्राम कोचेस, लाइफ कोच, पेरेंट कोच ये मिलते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि उस वो बैकफायर कर रहे हैं क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन का किसी को कुछ नहीं पता? ये तो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि हमारे पास ट्रेन पर्सनल्स नहीं है। हमारे पास मतलब हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं है ना, हमारे पास प्रॉपर अच्छा हम लोग ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जो मेंटल हेल्थ है ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक बंदे के पास जाएंगे तो ट्रीट हो जाएंगे। इसके अंदर एक साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकेट्रिस्ट है, एक साइकोफिजियोलॉजिस्ट है, ठीक है ना? फिर इसके अंदर डिफरेंट काउंसलर्स हैं, फिर कौन किस चीज़ के अंदर किसकी सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है? पाकिस्तान में कोई ऐसा बोर्ड ही नहीं है जो उन सर्टिफिकेशंस को ऑथराइज करता हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जहाँ पे जिसके पास मतलब जिसकी लाठी उसका भैंस, वो मतलब वो वाला चक्कर है यहाँ पे। तो कोई कुछ भी कर सकता है क्योंकि कोई इस तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ अभी तक हमारे पास, कोई बोर्ड नहीं है। अच्छा, अब मैं शामून पहले आपसे इस पे इनपुट लूंगी, फिर आप भी ऐड कर दीजिएगा। आप दोनों ने काउंसलर्स की बात की। काउंसलर्स आई बिलीव बात करके थेरेपी से ट्रीट करते हैं, और थेरेपिस्ट काफी एक्सपेंसिव। लोगों को यहाँ समझ नहीं आता जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, राइटली सो, कि व्हाई शुड समवन पे समवन टू टॉक जस्ट टू टॉक? तो आपको नहीं लगता ये एक मेजर प्रॉब्लम है? एंड पीपल आर राइट अबाउट दैट। मतलब मैं आपको सवाल नहीं समझा। मतलब थेरेपिस्ट एक्सप्लॉइट, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते हैं पेशेंट को टू स्पेसिफिक। अच्छा, अब वहीं पे बात आ जाएगी। जो एक्सप्लॉइट करने की बात है ना, वो इस वजह से है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर थेरेपिस्ट ही नहीं है। अच्छा, थेरेपिस्ट के पास भी जाना तो अगर कोई प्रॉपर थेरेपिस्ट हो ना तो वो आपको पहले समझाएगा, अगर उसके पास पहले स्क्रीनिंग का फेज है। ऑब्वियसली जब अगर कोई मेरे पास थेरेपी के लिए आया है तो इन फर्स्ट फेज में या फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग में मैं उसको स्क्रीन करूंगा सिर्फ। जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा या मैं उसकी पर्सनल हिस्ट्री नहीं लूंगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि प्रॉब्लम को, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है उसको आइडेंटिफाई करना ही तो मेरा काम है, कि मैं वहां तक पहुंच सकूं कि मुझे काम किस चीज के ऊपर करना है या उसके स्किल्स में यूटिलाइज कर रहा हूं, जिसके अंदर आपको दो सेशन में लगेगा कि आपका टाइम जाया हो रहा है कि मैं आपसे से पूछा जा रहा हूं।
घंटे 2 घंटे बैठ के मैं उससे सिर्फ पूछता जा रहा हूँ, क्योंकि वहीं से मुझे आइडेंटिफाई करना है। बट जब तक वो क्लाइंट को ये बात बताएगा नहीं डिटेल में कि ये कितने सेशंस में वो ये काम करेगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, या उसके पास ऑब्वियसली कौन सी डिग्री है कि मतलब वो ये चीज को आइडेंटिफाई कर भी सकता है या नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली फिर वो आपका टाइम जाया कर रहा है। तो मतलब दोनों चीजों में उसको क्लैरिफाई जरूर करना पड़ेगा कि ये प्रोसीजर है कितना लंबा, या कितने सेशन इसमें चलेंगे, ये 12 वीक्स का सेशन होगा या कितना लंबा सेशन होगा, या और लंबी रिक्वायरमेंट है या कम रिक्वायरमेंट है, ये उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, जो कि वो यहाँ पे नहीं करता, जिसकी वजह से जो क्लाइंट जो है परेशान रहता है। और ज्यादातर लोग जो हैं वो सेकंड सेशन के बाद कभी थर्ड सेशन में आते ही नहीं है। जैसे मैं एक साइकोफिजियोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है ना, न्यूरो फीडबैक के सेशन तक आने तक ही पेशेंट जो है, जो क्लाइंट है, वो छोड़ के चला जाता है, बोलता है मेरा टाइम जाया हो रहा है। आप इसमें कुछ ऐड करना जी चाहेंगे? इसमें देखिए दो बातें हैं। एक तो ये कि देखिए काउंसलर जो है वो सिर्फ एक सिंगल हैंडेडली डील नहीं कर सकता, नहीं डील करेगा अगर इट्स अ पार्ट ऑफ टीम। तो वो जैसे शमून ने कहा कि टीम एक पूरी होगी और उस टीम के साथ उसको डिस्कशन भी करना होगा। ये बात सही है कि हमारे लोग इतने ज़्यादा फाइनेंशियली ऑलरेडी बर्डनड हैं कि अगर कोई हिम्मत करके वहाँ तक पहुँच भी गया तो उनको ये आदत होती है कि पहले टेस्ट में अल्ट्रासाउंड करा लिया या ब्लड टेस्ट करा लिया, बिल्कुल वैसे ही एक टेस्ट हो और ये पता चल जाए और अगली दफ़ा से हम बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो ये ऐसा मेंटल हेल्थ का जो इशू है वो इस तरह से रिजॉल्व नहीं हो सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली तो मुझे ये बात इम्पॉर्टेंट बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि असेसमेंट और स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है और वो फिर एक टीम का पार्ट होगा जहाँ पे जैसे मैंने अभी वर्ड यूज़ किया माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वो केस कहाँ लाए करता है। अच्छा देखें, ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे सैडनेस हो रही है या मुझे डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं और मैं एक काउंसलर के पास गई और उसने मुझसे सही सवाल नहीं किए और सही डायग्नोसिस नहीं किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कोरली वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम समझ रहा हो लेकिन ये किसी फिजिकल हेल्थ की वजह से हो। फॉर एग्जाम्पल थायराइड है, किसी का थायराइड प्रॉब्लम कर रहा है और वो उसकी वजह से डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम हेयर, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम हेयर। तो फिजिकल तो हिस्ट्री लेनी इतनी ही जरूरी भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो आपने क्वालिफिकेशन की कि अगर उस काउंसलर को इतनी नॉलेज होगी कि वो साइंस को रिलेट कर सके और फिर उसको रेफरल भी दे सके किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास, पर्टिकुलर टीममेट के पास, कि फॉर एग्जांपल मैं साइकोफिजियोलॉजिस्ट हूं तो वो मुझे कहे कि नहीं ये आपका केस है। फॉर एग्जांपल स्लीप डिसऑर्डर्स हैं जो हम डील कर रहे हैं, तो वो स्लीप डिसऑर्डर के लिए मेरे पास भेजे एंड आई हैव दोज गैजेट्स दैट आई have to evaluate them and then I will ask them to come again। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबके पास वो क्वालिफिकेशन है या नहीं है, सबके पास वो बैकग्राउंड नॉलेज है या नहीं है, उसका भी शिकार हो जाते हैं तो लोग फिल्टर होते रहते हैं। अगर 10 लोग क्लिनिक तक आए तो शायद 2 ही फॉलो अप तक पहुंच रहे होते हैं। ये भी ज़रूरी है। और फिर हमारे यहाँ लोगों को ये आदत है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि एक आध लोगों ने तो ये तक कहा कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब हमें फ़ायदा नहीं हुआ तो वो जो है वो बिल्कुल भी इस बात को परसेप्ट ही नहीं कर सके कि हम जो हैं अगली बार आएंगे। और हर बार ज्यादातर फिजिकल सिम्टम्स को लेके लोग नहीं आते, साइकोलॉजिकल को लेके आते हैं। दूसरी बात, अगर कहीं पैसे थोड़े कम हैं या फ्री जो है वो काउंसलिंग सेशन मिल रहे हैं तो लोग कहते हैं कि ये फ्री काउंसलिंग सेशन है तो लेट अस कम अगेन एंड अगेन। तो उसमें भी लोग हमेशा ये कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजिकली आप उसको हर बार कैसे असेस करेंगे। तो वो हमेशा कहता है मुझे फायदा नहीं हुआ, मुझे फायदा नहीं हुआ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पर्सपेक्टिव से नहीं, अगर आप सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगी तो वो भी साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटिव सब्जेक्ट हो सकता है कि क्योंकि उसको बार बार आना है तो वो हमेशा ये रिपोर्ट करेगा कि नहीं मुझे फायदा नहीं हुआ। अच्छा, ये कोई ऐसी सब्जेक्टिव चीज नहीं है कि आपके पास बिल्कुल स्केल है कि वो फौरन सामने आ जाएगी चीज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला इतना क्वालिफाइड और इतना एक्सपीरियंस हो कि उसको ये सारी चीजें डिस्क्रिमिनेट करना आती हो। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि डिप्रेशन है या स्किज़ोफ्रेनिया है, तो इसके अंदर अगर जो पेशेंट है ना उसको साइकोलॉजिस्ट से भी हेल्प चाहिए और उसी टाइम पे उसको साइकेट्रिस्ट से भी हेल्प चाहिए, और ये दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, आपको इन दोनों को जाके अलग अलग पैसे देने हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ इस कल्चर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अपर क्लास ही अफोर्ड कर सकती है इस सिचुएशन को, लोअर क्लास या मिडिल क्लास इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती। साइकोलॉजिस्ट हमारे पास बेसिकली वो होता है जो कि जिसके पास बेसिकली डिग्री मेंटल हेल्थ में तो है पर वो दवा नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता।
वो आपको सीबीटी करेगा, ठीक है ना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर काम कर रहा होगा, और जो साइकेट्रिस्ट है वो आपको दवा प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है ना, वो एक प्रॉपर उसके बाद एमबीबीएस की डिग्री होगी, उसके बाद उसने साइकेट्री में उसने एफसीपीएस वगैरह किया हुआ होगा। तो ये दोनों उसको ट्रीटमेंट साथ मिलेगी तो ही उसका डिप्रेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि स्टडीज़ जितनी हमें बताती हैं। पर पाकिस्तान में पेशेंट दोनों के पास एक साथ जाते हुए आपको बहुत मुश्किल है कोई आपको मिले जिसके पास दोनों ट्रीटमेंट्स एक साथ मौजूद हो, कि वो दवा भी ले रहा है और साथ में वो साइकोथेरेपी भी करवा रहा है अपनी, या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी चल रही है उसकी। देखिए, आइडियल जो मेंटल हेल्थ सिस्टम्स हैं जो वेस्ट में कहीं ना कहीं एग्जांपल्स मौजूद हैं, उसमें ट्रीटमेंट मैनेजर्स होते हैं या काउंसलर होते हैं, वो एक पेशेंट को मैनेज कर रहे होते हैं एंड दे नो कि इसको कितनी काउंसलिंग सेशंस लेने, इसको कितनी बार साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, और उसमें सिर्फ 2 लोग नहीं रोल प्ले कर रहे, उसमें एक तीसरा भी टीम मेंबर है जो फैमिली सपोर्ट है। तो उनकी भी उतनी ही काउंसलिंग और सपोर्ट की जरूरत होती है, जिन्हें केयर गिवर्स कहते हैं। तो वो तीनों मिलकर, तो जो आपका ट्रीटमेंट मैनेजर है ना, वो इन तीनों को अलाइन कर रहा होता है। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह का सिचुएशन नहीं है, तो ना आपके घर में जो मौजूद है उनको स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोसिस है, डिप्रेशन है, ना उनको इतनी नॉलेज है, ना आपके पास साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का कोई राब्ता है। तो वो जो पेशेंट है बेचारा, वो अलाइन नहीं हुआ। इसकी एग्जाम्पल सबसे अच्छी मैं दूं कि अब हमारे पास ऐसे सिस्टम बने कि हार्ट के अस्पताल में डायबिटोलॉजिस्ट भी बैठा हुआ है, ठीक है। पहले क्या होता था, डायबिटीज के लिए अलग दुकान पे जाते थे और हार्ट के लिए अलग दुकान। तो अगर कोई सर्जरी करवाने आया है और उसको डायबिटीज है तो वहां वो डील नहीं कर रहा होता था, लेकिन अब हमारे पास एक सिस्टम बन गया है कि कंसल्टेंट्स हर जगह मौजूद होते हैं। यही चीज हमें मेंटल हेल्थ के लिए चाहिए। Okay, thank you for mentioning family. Coming back to Shamoon, हमारे जो family environment है, child, parent and then moving on joint family system, उसका mental health पे क्या impact है? जॉइंट फैमिली सिस्टम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। बेसिकली उसमें प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। जब आप जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं, जब प्राइवेसी ख़त्म होती है तो ऑब्वियसली वहाँ से मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप इंसान को प्राइवेसी चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग को, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को प्राइवेसी चाहिए। और जब आप इस कल्चर की बात करते हैं, बट इसी सिनेरियो में अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, वो उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ग्रैंड पेरेंट्स तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का, अगर बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है, बट जो बाकी लोग हैं ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है किसी भी बच्चे के ऊपर। Okay, और माइनस द जॉइंट फैमिली जनरल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है उस जो हमारी सोसाइटी में है, और उसके जो किसी बच्चे की अपब्रिंगिंग और मेंटल हेल्थ पे होता है। Why are you deviating from the topic? I said कि start में अभी ये हमने बाद में लेना था। Okay. As sequence. नो, तो वो सीक्वेंस में मेरे पास चाइल्ड एंड पेरेंटिंग ही नहीं, लिखा अगर है। आप देखें तो आपके पास सीक्वेंस है ना, it's very different. If you look at the last- सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। No, you start with आपने वो कर दिया mental health awareness service of initiative, ऐसे types of mental health पे आपने आना था ना, कि क्या types होते हैं mental health के। अब वो schizophrenia कह रहे हैं लोगों की ऊपर से आ रहे हैं चीजें, तो आम लोगों को डम डाउन लैंग्वेज में बताएं कि टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं। उसके बाद आपने नीचे सारे क्वेश्चंस बस आपने रीड करने हैं। ओके, थैंक यू। सो और सिर्फ जो चाइल्ड वाला पार्ट है ना, उसमें आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन है, वो बात की बात Okay. गो इनटू दैट थिंग जी। ओके, कमिंग टू पाकिस्तान में जो आपके पास अभी डेटा है, कौन से इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं आप हाईलाइट कर दें? हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस है, ठीक है ना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस की होने की बहुत सारी वजूहत हैं, उसकी सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी सोसाइटी में, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एंग्जाइटी हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है जो जिसको बिल्कुल भी हम लोग ट्रीट नहीं करते, एंग्जाइटी। उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जिससे ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है, अपने डेटा के हिसाब से बात नहीं कर रहा, जो मुझे खुद लगता है कि ऑलमोस्ट हमारी 60% पॉपुलेशन अफेक्टेड है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से। किसी ने कुछ ना कुछ देखा है, कहीं गोली चलती हुई देखी है, किसी ने किसी के पास कोई खून छीनने आया है तो उसने वहां पे गन देखी है,
ठीक है ना, कोई उसने इस तरह का झगड़ा देखा है, लोग डरते हैं बात करते हुए, बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की जो कहीं ना कहीं उसने एक ऐसा ट्रॉमा देखा है जिससे वहां पे उसकी जान जा सकती थी, ठीक है ना। या बम धमाके देखे हैं लोगों ने, हर तरह के लोगों ने मस्जिदों में बम धमाके देखे हैं। हमने इस तरह के सर्वेस कंडक्ट किए हैं कि जिस दौर में लोग मस्जिद जाने से डरते थे कि हम मस्जिद जाएंगे तो बस वहां पे बम फट जाएगा, या मॉल जाएंगे तो वहां बम फट जाएगा, ठीक है। तो आज ये चीजें कम भी हो गई है ना, तो लोगों में वो ट्रॉमा उसी तरीके से मौजूद है। जो उस चीज से अफेक्ट हो गए थे ना, उनके अंदर वो उसी तरीके से ट्रॉमा मौजूद है। जो उन्होंने उस टाइम पे मस्जिद जाना छोड़ा, वो अब भी नहीं जाते, वो उसी तरीके से ट्रॉमेटाइज्ड है। तो ये 3 फैक्टर तो ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमनली प्रेवलेंट है आपकी सोसाइटी के अंदर। क्या मेंटल डिसऑर्डर? देखिए, मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन जो हैं उसमें तो डिप्रेशन है। डिप्रेशन का लफ्ज़ सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिप्रेशन सिर्फ वो नहीं है कि मैं और आप उदास हैं तो डिप्रेशन है। डिप्रेशन मैं बात कर रही हूँ क्लिनिकल डिप्रेशन की, जिसमें बिल्कुल नाउमीदी हो जाना, जिसमें नेगेटिव थॉट्स ही रहना, जिसमें लोग जो हैं वो अपने आप को बहुत वर्थलेस फील करते हैं, सुसाइडल थॉट्स तक बात आ जाती है, वल्नरेबल हो जाते हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए या दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए, और बिस्तर से बिल्कुल बाहर नहीं आ पाते या बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं। और एक डिप्रेशन की वो भी होती है हाइट, जहाँ पे लोग छुपाते हैं इस पूरी कंडीशन को, और बहुत हाई फंक्शन भी हो सकते हैं वो। तो डिप्रेशन सबसे कॉमन है। इसके अलावा जैसे शमून ने मेंशन किया, ट्रॉमेटिक जितने भी जैसे ट्रॉमा, जिसे मैं कहूँगी ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी को किसी भी वजह से हो सकती है। आपने अपने किसी प्यारे को खो दिया है तो वो भी ट्रॉमा हो सकता है, किसी का डिवोर्स हुआ है तो वो भी ट्रॉमा हो सकता है, किसी ने अपना बना बनाया घर खो दिया, वो भी ट्रॉमा हो सकता है। और हमारे यहाँ ट्रॉमा कॉमन इसलिए है क्योंकि पिछले 1 दिहाई से हम 2 दिहाइयों से बल्कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस देख रहे हैं। तो उसमें चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम्स थे, चाहे वो उनकी फैमिलीज थी, इनडायरेक्टली टीचर्स थे, पेरेंट्स हैं, वो सारे लोग भी। उसके अलावा स्नैचिंग के वाकयात जैसे आप और मैं कॉमन हैं, तो हमारे ऊपर एक ट्रॉमा है जो उसकी बात भी कर रहे थे शमून, उसमें यही है कि मैं बस स्टॉप पे भी खड़ी हूं तो मैं एक ट्रॉमेटाइज्ड हूं कि कोई ना कोई चीज मेरे साथ हो सकती है। ये लगता तो बेहद आम सी चीज है, लेकिन ये सब ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा एक वर्ड है साइकोसिस या साइकोटिक डिसऑर्डर्स। उसमें साइकोसिस आ जाता है, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं पागलपन के दौरे पड़ना, लेकिन वो जो एक सिवियरिटी होती है इसमें स्किज़ोफ्रेनिया भी है। अभी एक वर्ड यूज किया शमून ने, स्किज़ोफ्रेनिया, ये है कि लोग अपनी पर्सनैलिटी से डेविएट कर जाते हैं, और उसमें यह है कि ख्यालात ऐसे वो चीज़ सुनने या देखने लग जाते हैं जो कि वहाँ मौजूद नहीं है, जिसे हम कहते हैं इल्हाम हो जाता है, या कुछ दिख रहा है, मैं आपके सामने बैठी हूँ और मैं आपके बारे में कंसिडर कर रही हूँ कि आप मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रही हैं। इस तरह के जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें स्किज़ोफ्रेनिया, ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। हमारे पास सही बात है कि नंबर्स नहीं है इसके। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, जो आप में मुझ में शायद सब में थोड़ा बहुत तो होगा, घबराहट होना और चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एंग्शियस होना, वो सारी चीज़ें एग्जाइटी डिसऑर्डर का हिस्सा हैं। तो जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन हैं, जो कि डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जो कि और ज़्यादा डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर या कंडीशंस की तरफ लेके जा सकते हैं, जिसमें फिजिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं और ब्रेन हेल्थ भी हो सकती है। तो जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर कहाँ से शुरू हुए? वही शुरू हुए कि आपने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे थे, आपने पढ़ाई के बारे में आप बहुत ज्यादा एजुकेशनल वो था, या ऑब्सेशंस थे, या आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, बचपन से जो चीजें बिल्ट इन हो रही हैं वो भी डिसऑर्डर। फिर जैसे वो वर्ड यूज किया था हमने कि प्रेशर कुकर है, तो हम सब जो हैं वो जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर में, दिस इज सो मच जितने नंबर्स हम सोच सकते हैं। आखिरी में जो मैं कहूंगी, जो सबसे हिडन, जिसे हम कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज है जो बहुत हवलनाक तरीके से हमारे सामने नंबर्स आने वाले हैं, वो है चाइल्ड एंड एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। 63% हम आज से 2-3 साल पहले कहते थे कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन यूथ है, और एडोलेसेंस आप समझ रही हैं कि वो उस वक्त से गुजर गए, और उस दौरान जितने मेंटल हेल्थ इश्यूज थे वो हमने डील नहीं किए, वो बिहेवियरल इश्यूज हमने डील नहीं किए, सो दे आर गोइंग टू बी द प्रॉब्लम्स। तो ये जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंस हैं, ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और जो कि आने वाले वक्तों में ये अब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की तरफ ले जा रहे हैं हमें, जो कि अभी अनआइडेंटिफाइड हैं, क्योंकि ये सबसे वल्नरेबल एजेस हैं जिसमें मेंटल हेल्थ डेवलप हो रही है, और जितना वो पॉजिटिव की तरफ जा सकती है उतना ही वो डिग्रेड भी हो सकती है। तो ये चीज़ क्या हो गई है, ये सब डेटा हमें बताएगा, लेकिन दिस इज द मेन कोर
थिंग जो कि इशू है, और मुझे लगता है कि ये हो गया है, अभी हिडन है, लेकिन ये आने वाले वक्तों में हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा हेल्थ केयर बर्डन बनने वाला है। अच्छा, चाइल्ड मेंटल हेल्थ पे हम आएंगे। पहले आप ये बता दें कि ये जो एक्सट्रीम डिसऑर्डर्स की आपने बात की, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, इसके लिए सपोर्ट सिस्टम क्या मौजूद है अभी करंटली हमारे पास? सपोर्ट सिस्टम एज सच तो देखें, इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हमारे पास एज सच कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। हाँ, जहाँ साइकेट्रिक फैसिलिटी मौजूद है वहाँ पे इसका डायग्नोसिस हो जाए, वही बड़ी बात है। डायग्नोसिस के बाद वो ट्रीटमेंट, देखें ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, ट्रीटमेंट ऑप्शन है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी अम्ब्रेला डिसऑर्डर है। अम्ब्रेला का मतलब ये होता है कि कोई यहाँ भी हो सकता है और कोई यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना? और आप और मैं अगर दोनों भी पेशेंट हैं तो दोनों का पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान होगा। दोनों के सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। जैसे किसी को आवाजें सुनाई दे रही हैं, किसी को कोई पूरा बंदा दिखाई दे रहा है, तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई। तो ट्रीटमेंट का एक तो स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, दूसरा पर्सनलाइज्ड, पूरी दुनिया पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान पे चलती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम, वही बात है, ट्रीटमेंट मैनेजर्स नहीं है। एक तो स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है उसको रेगुलर दवा खानी है। अच्छा, अब जब रेगुलर दवा खानी है तो डॉक्टर तो वहां से, हॉस्पिटल से, फैसिलिटी से दवा लिख कर देगा, उसका फॉलो अप ही पेशेंट नहीं करता है। पेशेंट जो सबसे ज्यादा भागता है वो तो दवा से भाग रहा है। तो अगर उसको फॉलो अप करवाना है तो उसके घर में भी लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, सपोर्ट सिस्टम वहां भी चाहिए। फिर एक तीसरा बंदा बीच में आता है जो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स हैं, वो भी रेगुलर चाहिए। तो ये जो तीन चीजें हैं मिलकर जिस सपोर्ट सिस्टम को बना रही है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो अलाइन सिस्टम या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर घर वाले अवेयर हैं तो वो तीनों जगह अलग अलग जो है वो सपोर्ट करेंगे, घर में भी करेंगे। और फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन पेशेंट्स को दवा छुप के देनी पड़ती है, मतलब जो ड्रॉप्स हैं, टैबलेट नहीं देनी, ड्रॉप्स देने, वो किसी खाने में मिला के दे दिए या इस तरह कर दिया, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल भी जो है वो रेजिस्ट करेंगे। आप उनको दवा देंगे वो फेंक देंगे, तो क्योंकि उनको लग रहा होता है जो रियलिटी वो देख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो वो तो आपको गलत समझ रहे हैं इस वक्त। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है मैं बता रही हूँ, बिल्कुल तीन अलग अलग सिस्टम है, और शायद बाहर ऐसा होता होगा लेकिन यहाँ पे जो है वो इस तरह के सिस्टम्स मौजूद नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो रिहैबिलिटेशन या हम इस तरह का फैसिलिटी भी कहते हैं कि आप पेशेंट को जो है वो एडमिट करा दें, तो वो भी बहुत ही साइकेट्रिक फैसिलिटी होती है। उसमें कुछ दिनों के लिए आप रखें और उनकी जो है वो मैनेजमेंट, ड्रग मैनेजमेंट भी हो रही है, पर वो अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। तो ज्यादातर अगर अवेयरनेस होगी तो सपोर्ट सिस्टम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम एंड देन टू द काउंसलर एंड द डॉक्टर एज वेल। ओके, चाइल्ड मेंटल हेल्थ की बात हो रही थी, तो पेरेंटिंग का चाइल्ड, आपने सदफ अभी चाइल्ड मेंटल हेल्थ की बात की, तो पेरेंटिंग का जो माहौल है हमारे घरों में, वो किस तरीके से एक बच्चे की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है? देखिए, पेरेंटिंग का कोई कोर्स तो नहीं है। हमारे कल्चर में जो मैरिजेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जहनों में है कि ये 20-21 साल की उम्र से लेकर और 28 साल इज द मैक्सिमम एज जिसमें आपने शादी भी करनी है और बच्चे भी करने हैं। और कहीं ना कहीं इसका उस डेफिनेशन से भी ताल्लुक जोड़ दिया गया है कि ये एक रिप्रोडक्टिव एज है फॉर फीमेल एज वेल। लेकिन न्यूरोसाइंस, जो न्यूरोसाइंस कहती है वो ये कहती है कि देखें, ब्रेन जो डेवलपमेंट है, 18 साल में आप एक मुकम्मल इंसान या अडल्ट बन जाते हैं, लेकिन जो ब्रेन के वो एरियाज हैं जो आपकी डिसीजन मेकिंग को, आपकी विजडम को, आपकी मेच्योरिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो अभी डेवलप हो रहे हैं। और एवरेज 32 इयर्स, जो कि यूथ एज की भी लिमिट है, वहां तक ये ब्रेन फुली डेवलप होता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाता है, ये हिस्सा, ये डिसीजन मेकिंग, कॉग्निशन, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये मैक्सिमम 32 इयर्स तक एवरेज डेवलप होता है। कुछ 30 में भी डेवलप हो सकता है, 31, 32। अब सवाल यह है कि जिन लोगों की शादी 20-21 साल में हुई थी और 22 साल में उनके बच्चे हो गए थे, 23-24 साल में दूसरा बच्चा हो गया था, और वो बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, वो खुद भी अपने लिम्बिक सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हैं। लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का वो हिस्सा है अंदर जो कि हॉर्मोन्स और इमोशंस से जुड़ा है। तो हम कहीं ना कहीं अपने इमोशनल ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर आप फैक्चुअल देखें तो जितने भी बच्चे हैं वो
पहला बच्चा जो है, पहला बच्चा सबको ये शिकायत होती है, हम तो एक्सपेरिमेंट्स का शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स तो खुद उस वक्त डेवलप हो रहे थे, उनका ब्रेन खुद डेवलप हो रहा था। आखिरी बच्चे तक जाते जाते दे बिकम मोर वाइसर, दे बिकम मोर फर्म इन देयर डिसीजन मेकिंग, एक्सपीरियंस होता है उनको। और पहला बच्चा कहीं ना कहीं दादा दादी से या नाना नानी से ज्यादा कंफर्टेबल और अटैच होता है, बिकॉज वो ग्रोन अप होते हैं ऑलरेडी, उनके पास वो सारी कंफर्ट और उनके पास वो सारी विजडम होती है जो कि पेरेंट्स में होनी चाहिए थी। तो बेसिकली ये कसूर किसी का भी नहीं है कि वो पेरेंटिंग करने की कोशिश जरूर कर रहे होते हैं, जो कि सबकॉन्शियसली हमें बताया गया है कि आपने बच्चा पैदा किया है तो आप माँ बाप के दर्जे पर फाइज हो गए। लेकिन साइंस ये कहती है कि आपका जो बेसिक ब्रेन है और डिसीजन मेकिंग ब्रेन है, वो तो डेवलप अभी हो रहा है, तो आप डिसीजंस में भी गलत हो सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि पेरेंटिंग जो है वो जिस तरह जोड़ी गई है टू प्रोवाइड द चाइल्ड फिजिकली, कि आपने पैसे भी जो है वो मैनेज करने हैं, लेकिन इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इमोशनल डेवलपमेंट है बच्चे की, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है बच्चे की, जो इमोशनल रेगुलेशन है बच्चे की, इसको मैं कैसे आसान अल्फाज में समझाऊं कि बच्चे को अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको अपने गुस्से को कैसे पहचानना है और कैसे कंट्रोल करना है, उसको रोना आ रहा है तो उसको कैसे उसको पहचानना है, अपना ग्रीफ कैसे बताना है, ये सारी चीजें पेरेंटिंग का हिस्सा हैं। और पेरेंट्स को रोल मॉडल ऐसे ही बनना है कि अगर वो कोई कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, अपना कॉन्फ्लिक्ट, तो बच्चा उसी से सीखेगा, बच्चा उनके बताने से नहीं सीखेगा। लेकिन ये सारी चीजें कब आएंगी? ये वक्त के साथ साथ ठहराव आएगा, क्योंकि जो खुद अपने इमोशनल ब्रेन से रेगुलेट कर रहा है वो कैसे एग्जाम्पल सेट करेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग के हवाले से कि पहले तो एज आ गई, फिर एज के बाद अगर मैं आपकी बात करूं कि हाँ भाई ठीक है, आपका ब्रेन भी डेवलप, लेट्स अज्यूम के ब्रेन भी डेवलप हो गया, अब आपने जो है वो कोई सी बच्चे की आप पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें इमोशनल रेगुलेशन है बच्चे की, रोल मॉडल है बच्चे का, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपने उसको सिखानी है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कि अगर आपको कहीं बैठे हुए बुरा भी लग रहा है या किसी की बात बुरी लग रही है तो उसको कैसे एड्रेस करना है, इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल तो उसको कैसे एड्रेस करना है, खुशी को कैसे इजहार करना है, एक्सप्रेशन क्या होगा, फिर उसकी हॉबीज, उसके इंटरेस्ट को कैसे खत्म नहीं करना, उसकी हॉबीज, उसकी क्रिएटिविटी, उसके एक्सप्रेशन को कैसे जो है वो इंटैक्ट रखना है। ये भी पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, जो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसको दुनिया में सेट कर दें, जो करियर्स चल रहे हैं उसमें सेट कर दें, हम उसको उन स्कूलों में भेज दें, उन कॉलेजेस में भेज दें, लेकिन जो उसकी नेचुरल एक पर्सनैलिटी होती है उसको हम कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम कभी उसके साथ उन आर्ट एग्जीबिशन में नहीं जा पाते। अगर बच्चा आर्ट का शौकीन है, अगर बच्चा बास्केटबॉल का शौकीन है, तो हम वहां नहीं जा पाते क्योंकि स्कूल मिस हो जाएगा या कोई और चीज होगी। तो कहीं ना कहीं वो भी पेरेंटिंग का हिस्सा है, बिकॉज ये ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में ये सारी चीजें हैं, और बच्चा 18 साल से पहले इस ब्रेन डेवलपमेंट की इन सारे पाथ से गुजर रहा है, तो वो सारी चीजें आपके पेरेंटिंग में आ जाती हैं। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट की इन्होंने बात की, तो जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं स्पेशली कपल्स में, उसका एक बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसके लिए एक ना सबसे पहले ना केस सिनेरियो को, मतलब ना केस सिनेरियो के तौर पे समझेंगे ना तो बहुत अच्छा समझ आएगा। हमारे यहाँ शादी जब हो रही होती है ना, तो वो इस तरीके से होती है कि आप एक लड़की है, फॉर इंस्टेंस एक लड़की की एग्जांपल ले लें, जो कि नॉर्मल एक कराची में रह रही है, 18-19 साल की लड़की है, ठीक है ना, या तो वो कोचिंग में पढ़ रही है या वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही है, ठीक है ना, नॉर्मली उसका एक छोटा मोटा अफेयर चल रहा है अपने रिश्तेदारों में या कोचिंग के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब वो उसके अंदर रह रही है अपने हार्मोनल एजेस की वजह से। और जो लड़का है वो या तो यूनिवर्सिटी से नया रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है, ठीक है ना, अभी नई नई उसकी जॉब लगी है या उसका छोटा मोटा कोई कारोबार सेट हुआ है, इस तरह की सिचुएशन में, जो कि अपने घर का खुद वो एक बच्चा है, ठीक है ना, आपने उसकी शादी कर दी और उसके बाद उसके 1 साल बाद आपने एक साइको सोशल प्रेशर के बाद एक बच्चा भी पैदा करवा दिया, क्योंकि पहला क्वेश्चन ये था शादी कब होगी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि बच्चा कब होगा, खुशखबरी कब आ रही है। अच्छा, अब वो एक बच्चा था, अब आप जब इस सिनेरियो को सोचते हैं तो वो एक छोटा बच्चा था जो कि कोचिंग पढ़ने जाता था आपके घर से, एक लड़की थी जो कि छोटे घर से आपके घर से जा रही थी, सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी या वो भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रही थी।
अब वो एक बच्चा लेके बैठी हुई है, ठीक है ना, और आपने डायरेक्टली उसके ऊपर एक बोझ डाल दिया कि अब वो माँ है, और वो लड़का जो है, जो कि अभी तक यूनिवर्सिटी का एक आवारा लड़का था, अपनी नॉर्मल दोस्तों में वैसी जिंदगी गुजार रहा था, आपने उसके ऊपर बोझ डाल दिया। वो एक बाप है, ठीक है। अब वो खुद एक बच्चा है और अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पेरेंटिंग करेगा। वो पेरेंटिंग किसी सूरत नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो ट्रेन ही नहीं है, वो खुद बच्चा है दिमागी तौर पे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, अब ऑब्वियसली अब जितने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे वो उनमें से किसी चीज को रिजॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि वो इनमें से किसी चीज को डील करने के लिए ट्रेन ही नहीं हुआ है। मतलब साइकोलॉजिकली अब यहाँ पे शुरू हो जाएंगे हर चीज को ले लेते हुए झगड़े, जो कि तकरीबन उसके 32 से 34 साल की उम्र तक चलते रहेंगे, क्योंकि जब तक उसका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा, और यही प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, ये हर घर में चलते रहेंगे। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको एजुकेट ही करना पड़ेगा। सिर्फ जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे, ये मसले ऐसे के ऐसे ही चलते रहेंगे। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो बेसिकली जो बच्चों के ऊपर आता है ना, उनका कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कभी क्रिएट नहीं होता, ठीक है ना। वायलेंस बिहेवियर आ जाता है उनके अंदर, वायलेंटली बहुत ज्यादा वायलेंट्स होंगे, जो कि आपको हमारी सोसाइटी के अंदर नजर आता है। हर दूसरा बंदा वायलेंट है, उसको बल्कि मौका चाहिए कहीं पे वो अपना गुस्सा निकाल सके, ठीक है ना। उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। आपको, आप आज के दौर में कहीं पे भी जाएं, बच्चे के अंदर आपको कॉन्फिडेंस नजर ही नहीं आएगा। चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए हों, चाहे कहीं पे आप जॉब की सिचुएशन के अंदर चले जाएं, बच्चा कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू नहीं दे सकता, ठीक है ना। उसको डर ही लगा रहेगा। उसके साथ एक मेजर बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स है जो आपको नजर आने लग जाएंगे उसके अंदर। मसलन मसलन स्लीप डिसऑर्डर्स उसके अंदर आपको नजर आने लग जाएंगे, एंग्जाइटी उसके अंदर बहुत ज्यादा नजर आने लग जाएगी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा क्रिएट उसको अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। मतलब अच्छा, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सिम्टम्स की बात करेंगे ना मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के अंदर, तो मेजॉरिटी ऑफ द सिम्टम्स आप एग्जैक्टली सेम लगेंगे आपको। आप जब उसके सिम्टम्स सर्च करेंगे, जब भी कोई क्लाइंट बैठ के सर्च करेगा, तो उसको हमेशा ऐसा लगेगा उसको डिप्रेशन भी है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया भी है। ये कोई सिर्फ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर वाला बंदा ही उसको डिफरेंशिएट कर सकता है। वरना अगर मैं जब भी ये सिम्टम्स की बात करूंगा ना, ये आपको बहुत कॉमन सिम्टम्स लगेंगे, सारे के सारे सिम्टम्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। अच्छा सदफ, सोशल मीडिया एक्सपोजर या स्क्रीन एक्सपोजर, इसके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट है? बहुत इम्पैक्ट हैं। देखें, डिफरेंट तरीके के इम्पैक्ट हो सकते हैं, रेंज हो सकती है पर्सनालिटी वाइज। जैसे शमून ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, वो बात ये थी कि बच्चे के ऊपर बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस बच्चे के अंदर हो सकते हैं। अब बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस की रेंज हो सकती है, कोई बच्चा वॉयलेंट भी हो सकता है, कोई बच्चा बिल्कुल आइसोलेट हो सकता है और बिल्कुल लोनलीनेस को प्रेफर करेगा, चुप रहेगा, सेल्फ स्टीम उसकी लो हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी जो है वो बच्चों को अलग अलग तरीके से हिट करता है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, उनके चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। जो बच्चे कॉन्फिडेंट इनफ हैं, वैसे ही उनको बहुत सारी चीज़ें राइट एंड रॉन्ग के बारे में थोड़ी परसेप्शन अच्छी है, तो दे माइट डील इट वेरी सेंसिबली। और उनको बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये कि उनके पास अगर गुड पेरेंटिंग है, तो उनको ये भी पता होगा कि हमारा ये स्क्रीन टाइम है, ये हमारा स्क्रीन टाइम नहीं है, हमें ये चीज़ जानी है फर्दर, हमें इस वे नहीं जाना है। जैसे मैं बहुत सारी जगह में ये देखती हूँ कि पेरेंट्स ये भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कौन सी जो है चीज़ ब्राउज हो रही है या कौन सी चीज़ नहीं है, तो वो बहुत विजिलेंट होते हैं। तो वो बच्चे भी थोड़े माइंडफुल होते हैं अबाउट दिस। लेकिन जो अब जिस तरह की टेक्नोलॉजी है और बच्चे बिल्कुल अनसुपरवाइज्ड सोशल मीडिया को या ये सारा भी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें जब करते हैं, तो देखें इम्पैक्ट तो नेगेटिव ही पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ अगर गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस नहीं है तो नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह से पड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने बात की कई बार एडिक्शन के हवाले से। एडिक्शन सोशल मीडिया की अपनी ही सोशल एडिक्शन हो जाती है, और ये एडिक्शन इस तरह की है कि उनका प्लेजर सेट हो जाता है कि इफ दे गो टू द सोशल मीडिया एंड दे गो टू दैट वैलिडेशन, सो दैट्स एक्चुअली गिव देम प्लेजर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल अभी जो है वो क्लिक की थी कि न्यूरोसाइंस ये कहती है कि बच्चा अपनी अटेंशन को लूज करने लगा है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है। तो होता यह है कि अब आप बैठ के अगर मैं और आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत फर्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि उनका
क्विकली स्पैन चेंज होता है. सोशल मीडिया इज जस्ट ऑन स्वैपिंग एंड एवरीथिंग, स्क्रोलिंग एंड स्वैपिंग. इफ दिस इज नॉट गिविंग मी प्लेजर देन स्वैप इट, इफ दिस इज नॉट गिविंग मी प्लेजर जस्ट स्क्रोल इट. तो वही चीज उनके बिहेवियर में आती चली जा रही है. सो दे गेट बोर्ड ऑफ द कन्वर्सेशन लाइक दिस. दे एक्चुअली डोंट गिव अटेंशन टू द लॉन्ग टर्म कन्वर्सेशंस, और वो उनका अटेंशन स्पैन भी स्लो हो रहा है, फोकस उनका आउट हो रहा है. ये वो सारी चीजें हैं जो हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं. फिर सोशल मीडिया ने स्लीप को भी बड़ा डिस्टर्ब किया है, क्योंकि पीपल फाइंड टाइम कि ये रिलैक्सिंग टाइम है, तो शायद ये हमें फोन हमारे हाथ में है और हमने सोशल मीडिया करना है, तो वो हमारा तो वो जो रिलैक्सिंग टाइम है वो रिलैक्सिंग टाइम नहीं रहा. हुआ क्या कि बायोलॉजिकल रिथम चेंज हो गई. बायोलॉजिकल रिथम का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि बायोलॉजिकल क्लॉक है हम सब के अंदर, और वो सूरज से चलती है. तो जब सूरज उग जाता है, यानी सूरज जब निकलता है सुबह, तो हमारा ब्रेन जो है वो हमें जगाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स जिसे कहते हैं वो रिलीज करता है, और हम जागने के लिए तैयार होते हैं, हमारी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है. और जब सूरज गुरूब होता है उसके बाद से हमारी पूरी बॉडी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है नेचुरली. लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, फोन अपने सामने रखे हुए हैं, हम लैपटॉप अपने सामने रखे हैं, तो हमारी आंखों की पुतलियों पे रोशनी पड़ रही है, हमने ये माहौल क्रिएट किया हुआ है, हम अपने आप को अगेंस्ट नेचर क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं, और उसके बाद लेट हम दिन तक सो रहे हैं. तो वो जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया. नेचुरली बॉडी, आपका पेट है ना, वो खाना डाइजेस्ट जो है ना वो दिन के टाइम पे ही करता है, रात के टाइम पे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है. अब आप रात के टाइम पे ही सारा काम कर रहे हैं और दिन में आप सो रहे हैं, तो पूरा जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो एसेंशियल चीजें एब्जॉर्ब होनी थी, जो होना था, वो सब आउट हो गया. आपकी हेल्थ पूरी क्या हो गई, बर्बाद हो गई. तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है जब होगी, चिड़चिड़ाहट भी उसी से होगी, एग्जाइटी भी उसी से होगी, ब्रेन हेल्थ भी उसी से डिट्रॉइट हो रही है, सारी चीजें उससे लिंक है. तो सोशल मीडिया वन वे और अनदर सिर्फ बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं कर रहा, वो बिहेवियरल प्रॉब्लम के साथ साथ आपकी ब्रेन हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. ओके, गाइडेंस की और सुपरविजन की बात की सदफ ने, तो हमारे यहाँ पेरेंटिंग में सुपरविजन का मतलब होता है जनरली बच्चों को मारना. तो ये फिजिकल अब्यूज और पेरेंटिंग की लाइन कहाँ ड्रॉ होती है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है बच्चों पे, मेंटल हेल्थ स्पेसिफिकली? मतलब इसमें जानना क्या चाह रही हैं आप? मतलब कि मारने वाली जो पेरेंटिंग है, जहाँ पे आप फिजिकली अब्यूजिव होता है एक पेरेंट फॉर द सेक ऑफ गाइडेंस, सो टू से, उसका एक बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे या मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है? अच्छा, बेसिकली जो प्रॉब्लम है ना वो सवाल ये उठता है कि एजुकेशन आ कहाँ से रही है, या हमने एजुकेशन लेनी कहाँ से, या क्योंकि बेसिकली सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके जवाब कौन देगा? पेरेंटिंग के कोई क्वेश्चंस हैं किसी भी चीज़ के पेरेंटिंग के हवाले से, तो मैं जवाब लूंगा कहाँ से? सवाल बहुत हैं, जवाब कहाँ से आएंगे? तो बेसिकली जब भी पेरेंटिंग के जवाबात की बात आती है ना, तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही जगह जाती है, वो है रिलीजियस साइड पे. ठीक है ना? तो हमें सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से जो आंसर्स आ रहे हैं ना, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो भी खुद उस चीज के लिए एजुकेटेड नहीं है, और जो वो जवाबात दे रहे हैं उसकी वजह से सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं. तो सवाल तो बहुत हैं, पेरेंटिंग के कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे डील किया जाएगा, पर वो उसको डील कौन करेगा, उन सवालात के जवाबात कौन तैयार करेगा? उसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनका काम है, जो एक फील्ड है जो कि उसके जवाबात देगा. ठीक है ना? हमारे पास डायरेक्शन डिफरेंट है, हमारे पास डायरेक्शन गलत है, तो हम जहां से जवाबात ले रहे हैं वहां से कभी भी सोल्यूशन निकलेगा नहीं, और वहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. नहीं, माय क्वेश्चन स्पेसिफिकली इज कि सपोज कोई पेरेंट है, पेरेंटिंग के लिए ही अगर अपने बच्चे को मार रहे हैं, हाँ. उस अब्यूजिव फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग या पेरेंटिंग का उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा जो पिट रहा है? जो पिट रहा है, ऑब्वियसली उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा वो वायलेंट बिहेवियर शो करेगा. वही वाली सारी चीजें जो एग्जांपल्स मैंने दी थी अभी, कि भाई वो लोनलीनेस फील करेगा, जो भी मैडम बात कर रही थी, जितने भी, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स अगर हम बताएंगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके साइन एंड सिम्टम्स सेम है. जो अभी मैडम ने सारे साइन एंड सिम्टम्स बताए थे ना, एग्जैक्टली सारे वही है साइन एंड सिम्टम्स वो शो करेगा. ठीक है, बस को डिफरेंशिएट करने वाला एक मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर होगा, जो कि उसको डिफरेंशिएट कर सकेगा कि यार ये स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो DSM-5 को यूटिलाइज कर रहा होगा, या तो वो किसी और डिसऑर्डर की वजह से ये सिम्टम्स शो कर रहा है. तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट सारे
अपने पास कोलाइड कर रहे होंगे या कोलैप्स कर रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए मैं सिम्टम्स को थोड़ा सा ना अवॉइड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स हैं इसके अंदर। क्वेश्चन ये है ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। अच्छा, माँ बाप की मारपीट से जो बेसिक इम्पैक्ट जो बच्चे के ऊपर आता है ना, वो बच्चे का ट्रस्ट खत्म हो जाता है अपने माँ बाप के ऊपर से, ठीक है ना। जब आप उसको सजा देंगे तो सजा की वजह से वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा, और वो फिर कोई भी चीज कर रहा है, अगर उससे कोई गलत चीज हो जाए सही चीज हो जाए, वो कभी भी कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं करेगा, और कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं करेगा, वहीं से फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वो अकेला रहना शुरू हो जाएगा, या वो अपना एक ऐसा सर्कल बनाएगा, दोस्तों का सर्कल होगा या कोई दूसरा सर्कल होगा जहां पे वो उसके लिए सेफ स्पेस हो, जहां पे वो बात कर सके। वो एक डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर काम करेगा, वो कभी भी ट्रस्ट डेवलपमेंट उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सेल्फ स्टीम उसकी दोबारा से बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, सेल्फ स्टीम उसकी बल्कि रहेगी ही नहीं। वो कभी भी सोसाइटी के अंदर या अपने रिश्तेदारों के अंदर उस तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब वहां पे वो अपनी प्रेजेंस शो नहीं करेगा, क्योंकि उसको मारा पीटा जाता रहा है इस तरीके से। तो वो डरेगा कि भाई मैं ये करूंगा तो इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है। तो मतलब ऑब्वियसली इट्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ट्रॉमा है, ठीक है ना। मतलब ये पीटीएसडी की टाइप के अंदर भी शिफ्ट हो सकता है जो आप मार रहे हैं बच्चे को। मेन चीज ये है कि भाई फिजिकल अब्यूज है, ये आप नहीं कर सकते बच्चे के साथ। अब पुराने दौर के हिसाब से अब के दौर में ये थोड़ा सा चेंज जरूर आया है। पुराने दौर में तो आप जिससे भी बात करेंगे, जिसकी उम्र आज 30 साल से ऊपर है ना, आप उस बच्चे से अगर सर्वे करके पूछेंगे तो बताएगा वो अपने माँ बाप से कंटिन्यूसली पिटता रहा है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे अब के बच्चों में, तो हाँ, आपके पेरेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, वो उस तरीके से पीट नहीं रहे, पर ये भी एक मखसूस सोसाइटी के अंदर नजर आ रहा है, एक मखसूस तबके के अंदर नजर आ रहा है। अभी भी जो आपका लोअर तबका है उसके अंदर अभी भी आपको कॉमन नजर आएगा कि मारपीट हो रही है। ओके। एक और इसमें मेजर इशू है आजकल टीनेजर्स में ड्रग अब्यूज का। ड्रग अब्यूज का मेंटल हेल्थ से किस हद तक ताल्लुक है? क्या मेंटल हेल्थ की वजह से ट्रिगर्ड होता है कि बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं? हाँ, बच्चे ऑब्वियसली, अगर बच्चे ड्रग्स की तरफ जाने की अगर हम बात करेंगे तो वो कोई ना कोई ऐसा मेंटल हेल्थ ट्रॉमा जरूर होगा पीछे। जो ट्रॉमा पीछे है उसकी वजह से वो ड्रग्स तक गया है। मतलब किसी मतलब ऐसा नहीं है कभी भी कोई बैठ के भाई आज मेरा बैठा हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं सिगरेट पीता हूँ या मैं चर्च पीता हूँ या मैं हेरोइन आज से शुरू कर देता हूँ, अरे अच्छा तुम हेरोइन लेकर आए हो, चलो मैं भी लगा के देखता हूँ या मैं एक लकीर सूंघ के देखता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता। वो बच्चा इतना ट्रॉमेटाइज सिचुएशन के अंदर होगा, इतना प्रेशर के अंदर होगा जहां से वो चीज शुरू करेगा। अच्छा, वो ट्रॉमा कहाँ से आ रहा है, फिर से वहीं से बात आ जाती है कि भाई घर पे मारपीट हो रही है कुछ इस वजह से, या पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर है जो कि हमारे यहाँ के हर बच्चे के ऊपर होता है, क्योंकि स्कूलिंग जो है हमारे पास, जो पेरेंट्स की आधी से ज्यादा तनख्वाह जो है वो बच्चों की स्कूलिंग के ऊपर चले जाती है, तो उसके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई उसने पढ़ के निकालना है। वो समझ नहीं पा रहा, वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो वहां से ज्यादातर जो बच्चे हैं वो कॉलेज स्कूल यहाँ से यूनिवर्सिटी से ड्रग्स के एडिक्शन के अंदर चले जाते हैं। आजकल ड्रग्स की एडिक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, एक मेजर प्रॉब्लम आजकल जो है वो है चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। बहुत प्रेवलेंट प्रॉब्लम है, लेकिन पेरेंट्स और चाइल्ड में कोऑर्डिनेशन नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन। तो इसका एक तो मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, और पेरेंट्स किस तरीके, किन सिम्टम्स को जो है वो पेरेंट्स को अगर आप पॉइंट आउट कर दे जिससे वो ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि उनका बच्चा ऐसी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये अभी का इशू नहीं है। चाइल्ड अब्यूज जो है ना, ये बहुत प्रेवलेंट इशू है और शुरू से चला आ रहा है। सिर्फ फर्क ये आया है कि पहले उतने कॉमनली रिपोर्ट नहीं होता था, या हम सुनना नहीं चाहते थे पहले, अब हम सुनना चाहते हैं। जैसे कि मैं डिफरेंस इसका ये बताऊं, अगर जिन्होंने, जो वही बात बोलूंगा, जिनकी उम्र आज कुछ 40 साल तक की उम्र है, जिन्होंने कराची की बसों में सफर किया है, ठीक है ना, तो उन्होंने बस के अंदर ही कोई ऐसी चीज फेस की होगी कि आपके बस में एक बंदा बराबर में खड़ा हुआ होता था और आपके कंधे को ऐसे यूटिलाइज कर रहा होता था कि मतलब जैसे ही कोई औरत है या कोई उसको सुराख मिल गया है, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन चीज थी। ये कोई भी आदमी जिसने बस में ट्रेवल किया वो मेरी इस बात को समझ सकेगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे किस तरह के ट्रॉमा की सिचुएशन जो है वो आपको कॉमनली मिलती थी, ठीक है ना। इसी तरीके से आप स्कूल जा रहे होते थे, मतलब वहां पे आपको इस तरह के लोग बहुत कॉमनली मिल जाते थे। पर जब आप ये रिपोर्ट करते थे या आपके जो खानदान वाले या रिश्तेदार वाले जब घर पे आते थे तो वो आपके साथ इस तरीके से आपको छेड़छाड़ करते थे, तो आपके जो पेरेंट्स थे ना वो उस टाइम पे उस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे उस तरीके से, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी। आज थोड़ी सी नॉलेज है, लोगों को ये बात समझ आने लगी है, तो इस बात के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि भाई
चाइल्ड अब्यूज भी कोई चीज है। अच्छा, चाइल्ड अब्यूज के अंदर जो मेजर सिम्टम जो आता है ना, क्योंकि अब वहां पे उस टाइम हमारे अंदर भी चेंज आता होगा कि यार ये चीज हुई है। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल जिस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारे घर पे जो बिहेवियर है, जो कि हमारे पेरेंट्स बहुत इजीली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम किस पैटर्न से चल रहे हैं, उसके अंदर आपको स्लाइटली डिफरेंट चेंजेस नोट करने को मिलेंगे। हर बच्चे की अपनी एक लाइफस्टाइल है, मतलब कोई एक तरह का पैटर्न नहीं होगा। हर बच्चा अपने तरीके से खेल रहा है, कूद रहा है। आपको उसके अंदर अगर कोई भी चेंज नजर आ रहा है तो दैट इज द पॉइंट कि आप वहां पे रोक के आइडेंटिफाई करें कि आप प्रॉब्लम क्या है, आपके अंदर क्यों चेंज नजर आ रहा है, क्या चीज है जिसको आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ठीक है ना। अब आपको ओपन कम्युनिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, बच्चे के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा हर तरह की बात। दूसरी बात, अगर आप इस लेवल पे अब हम आ गए कि बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं, तो हमें बच्चे को ये सारी बातें भी बतानी पड़ेंगी कि प्यूबर्टी क्या है, गुड टच बैड टच क्या होता है, जो कि आप स्कूलों में अब ये काम भी शुरू हो गया है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से एजुकेशन करते रहेंगे स्कूलों के अंदर भी, गुड टच बैड टच क्या है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि हर बात आपको रिपोर्ट की जा सके कि भाई कोई भी मामू भी हो तो वो आपको टच नहीं कर सकता, चचा भी हो तो आपको टच नहीं कर सकता, ये प्राइवेट पार्ट्स हैं। ठीक है ना। आप फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरीके से होंगे, हर चीज अगर आप ये कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रॉपरली, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, कमिंग बैक टू यू सदफ, हमने कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की, तो हम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लें, कुछ चाय। Yes. ताकि थोड़ा इंटेंस हो गया। हाँ राइट। थैंक यू। बहुत हाँ। भाई, आपको क्या बोलूं? चाय हो रही है तो चाय बस विदाउट चीनी होगी। मैं भी विदाउट चीनी, और अगर दूध भी ना हो तो ज्यादा अच्छा। हाँ काली, हाँ हाँ हाँ, काली टी बैग। अच्छा, मैं उतना बोल नहीं सकता जितना मैडम बोलती। ओके, तो हमने कॉन्फ्लिक्ट्स की बड़ी डिटेल में बात की थी। कपल्स जो आपस में लड़ रहे होते हैं, उनके एक तो पाकिस्तान स्पेसिफिक मेन कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, क्यों डिवोर्स रेट इतना ज़्यादा अचानक से हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि डिवोर्स रेट अचानक से नहीं हो रहा है। देयर आर सो मैनी रीज़न, और क्योंकि हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं तो लेट मी स्टार्ट विद द मेंटल हेल्थ इश्यूज। कपल में किसी एक पार्टनर के भी अगर डिप्रेशन के इश्यूज हैं, लो मूड है, फटीग रिलेटेड इश्यूज हैं, या ऐसे इश्यूज हैं कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट है पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो दूसरे पार्टनर के लिए वो बहुत मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करना भी, और उस एनर्जी लेवल को जो है वो अंडरस्टैंड करना। तो वो भी एक बड़ी वजह होती है कि किसी एक पार्टनर के भी डिप्रेशन के इश्यूज हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। दूसरा मेन इशू मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, जो है एग्जाइटी डिसऑर्डर का, कि अगर किसी एक को एग्जाइटी है तो उसको पैनिक हो सकता है किसी भी बात पे, देर से कोई घर आ रहा है, कोई किसी काम में मसरूफ है, कोई और टाइम अटेंशन नहीं मिल रही, तो जो पैनिक डिसऑर्डर्स हैं या पैनिक अटैक्स हैं, वो भी एक वजह बनती है स्टार्टिंग फॉर द कॉन्फ्लिक्ट्स, और रेस्टलेसनेस रहती है एक कपल्स के दरमियान। ये बहुत आइडेंटिफाइड रिसर्च बेस्ड इश्यूज हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इस तरीके से हैं कि अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर ना किया जाए, वक्त पे बात ना की जाए, या एक बंदे की बात दूसरे बंदे की समझ में नहीं आ रही है। बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि दोनों उसी लेवल पे बात कर रहे हों या उसको समझ रहे हों, बट ये ज़रूर है कि दोनों एक ही बात कह रहे हों, पर दोनों की परसेप्शन चीज़ों को लेकर क्या है, अलग है। तो कम्युनिकेशन का जो गैप है ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है कॉन्फ्लिक्ट्स की। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ट्रॉमास। अगर किसी के चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं और वो उनको बैगेज की तरह कैरी कर रहा है, वो इमोशनल बैगेज है, वो साइकोलॉजिकल बैगेज है, तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के दरमियान आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर वो फैमिलीज के दरमियान ही रह रहे हैं तो वो ट्रिगर्स वही होंगे, क्योंकि चौथी चीज जो है वो ट्रिगर्स हैं। अगर ट्रिगर्स मौजूद हैं आपके साथ ही, फॉर एग्जाम्पल किसी के पेरेंट्स ट्रिगर्स थे, किसी के सिबलिंग्स ट्रिगर थे, या वही फैमिली ही ट्रिगर थी, तो वो ट्रिगर्स तो वहीं के वहीं हैं। आपने अपने ट्रॉमा के ट्रिगर्स को साथ रखा हुआ है और साथ हैं आप उसके, और उसी माहौल में आप एक नया रिलेशनशिप डेवलप करने जा रहे हैं या एक रिलेशनशिप को कंसिस्टेंसी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो हो नहीं सकता, बिकॉज वो ट्रिगर करेगा और वो उन सारे रिएक्शंस को प्रमोट करेगा जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। उसमें इमोशनल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, उसमें बिहेवियरल रिएक्शंस भी हो सकते हैं जो फिजिकल भी हो सकते हैं, उसमें चिल्लाना भी हो सकता है, उसमें गुस्सा भी हो सकता है, उसमें मारपीट भी हो सकती है, उसमें चीजें फेंकना भी हो सकता है। ये बिहेवियरल हो गए, और इमोशनल डिसएंगेजमेंट और ये सारी चीजें। उसके अलावा
एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है लैक ऑफ इंटीमेसी। सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं हो रही, उसमें इमोशनल इंटीमेसी भी है कि एक पार्टनर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है, दूसरा पार्टनर जो है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसी जगहों पे या गांव में भी, देहात में भी, जहां पे एक बंदा बहुत काम कर रहा है और दूसरा दूसरे घर को मैनेज कर रहा है वहां भी, और या फिर दोनों काम कर रहे हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। तो जब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो वो भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की क्या बनता है, वजह बन सकता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो डिफरेंट जगहों पे परसिस्ट करते हैं वो सम अप हो सकते हैं, और लोग अगर उस पर बात नहीं कर रहे कपल्स आपस में, तो फिर वो चीजें ब्रीड इन हो सकती हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हैं, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, और एक्सप्रेशन होना भी बहुत जरूरी है। यू आर फीलिंग एनीथिंग, यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट it to one another, and you should be each other's safe place, जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, सेफ प्लेस, कि आप उसको एक्सप्रेस कर सकें, बजाय इसके कि आप दूसरे तीसरे चौथे शख्स को जाके उस बताएं या उससे डिस्कस करें और गलत परसेप्शन भी लें और फिर आप बिल्ट इन कर रहे हैं सामने वाले के लिए। तो बेहतर यही है कि आप एक दूसरे को, क्योंकि होता ही है कि या तो आप तीसरे चौथे लोग को जाके बताएंगे या फिर किसी दिन वो एकदम से सब जो होगा वो क्या होगा, बॉयल अप हो जाएगा। तो ये चीजें जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनती हैं, और सालों साल अगर ये कॉन्फ्लिक्ट की वजूहात हैं तो ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए बहुत सारी दफा रिलेशनशिप में ठहराव आ जाता है जब बच्चे बड़े हो गए सब कुछ, तो फिर अब आप रियलाइज करते हैं कि यू हैव डन बैड दिस थिंग, आपने गलत किया, ये गलत किया। आप एक दूसरे से बात करते हैं, टाइम निकल आता है, रिटायरमेंट एज में तो बहुत टाइम होता है, तो लोग उस वक्त फिर रिग्रेट करते हैं कि वो जो अच्छा वक्त था, जो हाई एनर्जी का वक्त था, उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं था इन चीजों का, या हमने बात नहीं की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं, और फिर वो जो ट्रॉमास का बैगेज था, वो सारी चीजें जो हैं वो मिलकर, ये सारी चीजें जो हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है ना एक तरीके से एग्जैजरेट। अच्छा, कपल थेरेपी का बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो किस तरीके से हेल्प करती है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व तो करने कपल में? थेरेपी ओवरऑल मैं कहूँ जरूरी नहीं है किसी एक्सपर्ट की ही हेल्प ली जाए। इफ कपल इज रेडी कि हाँ हमें इस पे काम करने की जरूरत है, यही सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है कि अगर दोनों जो हैं वो इस बात पे रेडी है कि देयर इज समथिंग डिफरेंट, देयर इज समथिंग डिफिकल्ट हैपनिंग, और हमें इस पे काम करना है, तो यही सबसे बड़ा क्या है, पॉजिटिव साइन है। और उसके लिए आप कुछ हेल्प भी ले सकते हैं जो कि क्वालिफाइड लोगों की, और साथ में आप अपने ऊपर भी काम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला काम तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स ही हैं, जो बेस्ड ही किस पे हैं, कम्युनिकेशन पे, कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स आप अपनी डेवलप करें। बहुत सारे लोग कह देते हैं कपल में, कोई एक बंदा कह देता है मैं तो नहीं बोल सकता, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, तो बगैर कहे तो कोई काम नहीं हो सकेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन करनी बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दूसरे बंदे की इंटीमेसी की रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको इमोशनल इंटीमेसी चाहिए तो यू शुड बी अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो कपल्स थेरेपी हो या कपल्स को थेरेपी के साथ अपने ऊपर काम करना हो, इन चीजों पे बहुत काम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं उसमें अपना इमोशनल रेगुलेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, इमोशनल रेगुलेशन में सिर्फ ये नहीं है कि आपको अगर किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो आप उस गुस्से को दबा लें, तो ये इमोशनल रेगुलेशन है। नो, if you are feeling anything, you should be very mindful about that this is wrong, this is happening wrong, and yes it is wrong, and we'll talk about it later when we both are together, not the boiling up and reacting in front of the other people as well. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल में जब ये चीजें सिखाई जाती हैं तो बहुत सारी चीजों में ठहराव आ जाता है। तो मेनली कपल्स थेरेपी का पार्ट भी जो है वो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है। ये हम सिर्फ कपल्स थेरेपी में नहीं, बल्कि जो टीम्स होती हैं, जो काम कर रहे हैं एक साथ, जो लोग साथ रह रहे हैं, फैमिलीज हैं, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नहीं आप एक है ये देखें, आई थिंक सही मिडिल है, थोड़ा सा कर दे इसी तरह से ताकि बीच में देखें ना, मुझे पे एडिटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी फ्रेमिंग सही हो, मैं रिवर्स साइड से ही निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ओके शामून, आपकी तरफ आते हैं। आजकल
everybody is struggling with financial issues, economy खराब है of course, तो ये फाइनेंशियल जो स्ट्रगल्स होते हैं या फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है रिलीजियस एस्पेक्ट की वजह से, ये बड़ा कॉमन है. साइंस इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहती है. आप इसको साइंटिफिक और मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट में अगर एक्सप्लेन करें हमारे ऑडियंस. आसान अल्फाज में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहलाता है ये, और इसमें होता ये है कि जो दिमाग है इंसान का वो कई पर्सनालिटीज में डील कर रहा होता है. कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कहलाता है ये. अगर एक पर्सनालिटी में वो बंदा एक वक्त एक्ट कर रहा है तो उस वक्त उस दिमाग में वो उसकी मेमोरीज अलग होंगी, उसका कॉन्शियस अलग होगा, उसकी आवाज अलग होगी, उसका बिहेवियर अलग होगा. और जब वो एग्जैक्टली दूसरी पर्सनालिटी में जाएगा तो वो बिल्कुल ना उसकी वो दूसरे पर्सनालिटी की मेमोरीज है वहां पे, ना कॉन्शियसनेस है, ना उसका वो बिहेवियर है. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जो हमारा साइकोलॉजी में क्राइटेरिया होता है, जो कि एक्सपर्ट्स जिससे इसको डायग्नोस करते हैं वो है DSM क्राइटेरिया और ICD क्राइटेरिया, जो हमारे मैनुअल्स हैं. वो कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसकी मदद से कई सारे सवालों की मदद से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये इसको डिफरेंट पर्सनैलिटी है. और डिफरेंट पर्सनालिटी ऐसी होगी कि एक पर्सनालिटी को दूसरी पर्सनालिटी के बारे में भी नहीं पता और ना उसको याद है. मैं बता रही हूँ कि जैसे आप अभी ऑपरेट कर रही हैं अपने आप में, वो दूसरी पर्सनालिटी बिल्कुल उसी ब्रेन से ऑपरेट करेगी, लेकिन दोनों की कोई भी चीज मैच नहीं हो रही आपस में. लेकिन सामने वाले बंदे को दो अलग अलग पर्सनालिटी नजर आ रही है, और उसके लिए ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक ही आदमी जो है वो दो अलग अलग पर्सनालिटी कैसे हो सकता है. अच्छा, ये मिनिमम एज क्या होती है जिसमें ये मल्टीपल पर्सनालिटीज यानी कि इसमें जिन वाली बात नहीं की आपने. हाँ. जन्नात का रेफरेंस तो मैंने आई टू द क्वेश्चन. अच्छा, जो आपने बताया कि एक ही आदमी के मल्टीपल पर्सनालिटी होते हैं, तो उसमें इस तरह की भी चीजें होती हैं कि एक ही आदमी डिफरेंट वॉइस पिच में बात कर रहा है या डिफरेंट आवाजें निकाल रहा है. बिल्कुल ऐसे ही है. और कल्चरली अगर आप इसे देखें या रिलीजियसली, बहुत सारे लोग इसको जिन्नात से लिंक इसीलिए कर देते हैं क्योंकि उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता कि एक औरत जो है वो आदमी की आवाज में बात करने लगी, या एक आदमी जो है वो औरत के स्टाइल में बिहेव करने लगा और बात करने लगा, और फिर जब वो वापस आया तो वो नॉर्मल अपनी पर्सनालिटी पे आ गया. तो हमारे यहाँ उसको बहुत ज्यादा जो है वो स्पिरिचुअली ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, और एक्चुअल साइंस से और साइकेट्री से उसको दूर रखा जाता है कि ये झाड़ फूंक से ये चीज सही हो जाएगी क्योंकि ये तो जिन है. लेकिन बेसिकली ये एक तरीके से केमिकल और स्ट्रक्चरल भी थोड़ा सा जो है वो अब तो न्यूरोसाइंस ने आइडेंटिफाई किया है कि डिसफंक्शन है. और इतना कॉम्प्लेक्स है ये कि इसको आइडेंटिफाई करना, फिर डायग्नोस करना और फिर इसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना, ये एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन उसके साथ साथ कल्चरली सेंसिटिव भी जो है वो ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि हर जगह जिन्नात पे बिलीफ नहीं है. तो जहां है वहां कल्चरली सेंसिटिव ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं. अच्छा, इसकी अवेयरनेस के लिए क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं? देखिए, अवेयरनेस दो लेवल पे हो सकती है इसकी. एक तो ये जो आम लोगों की अवेयरनेस है, लेकिन आम लोगों से ज्यादा जो अवेयरनेस की जरूरत है वो हमारे हेल्थ प्रोफेशन को है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है. तो इसमें जो हम जिन्नात से जब रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी सब लोग मेंटल हेल्थ के लिए एक्सपर्ट नहीं होते या मेंटल हेल्थ के लिए ट्रेन नहीं होते. तो एक लेवल पे तो जो एजुकेशन या अवेयरनेस की जरूरत है वो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है, जिनको फर्स्ट हैंड डील करना है, एंड देन दे कैन रेफर इट टू द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. क्योंकि अगर कोई एकदम से किसी अटैक के साथ और हिस्टेरिक कंडीशन में इमरजेंसी में आया है, तो वहां तो आपका कोई नॉर्मल कोई डिफरेंट एक्सपर्टीज का डॉक्टर खड़ा है, तो उसको भी क्या अवेयरनेस होनी चाहिए कि इज इट अ नॉर्मल केस. और कल्चरली सेंसिटिव आप थोड़ी ट्रेनिंग करेंगे तो उनको भी ये पता होगा कि दिस इज नॉट द स्पिरिचुअल और जिन्नात वाला केस, बल्कि ये तो एक पूरा साइंटिफिक केस है और हमें इसमें साइकेट्री डिपार्टमेंट को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है. तो एक तो ये एजुकेशन हो गई. दूसरी जो आप आम आवाम की एजुकेशन करते हैं, ये बहुत जरूरी है, जो अखबारों के थ्रू हो सकती है, जो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है, ये एजुकेशन भी बहुत जरूरी है. ओके, कमिंग टू यू शामून, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि रिलीजियसली हमारे लिए सेंसिटिव है होमोसेक्सुअलिटी. Take this from Sana. टेक दिस. ओके. Women should
बिकॉज थोड़ा ओके अच्छा सदफ आगे थोड़ा सा रिलीजियसली सेंसिटिव भी इशू है हमारे लिए ऑफ कोर्स हमारी बाउंड्रीज की वजह से होमोसेक्सुअलिटी बट इट इज़ अ कॉमन इशू तो इसको हमें बात करनी पड़ेगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल हेल्थ किस हद तक मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से ये प्रॉब्लम ट्रिगर होता है एंड देन फिर आप बताएं कि क्या थेरेपी से ये ट्रीटेबल है या नहीं देखिए पहली बात तो ये कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके तो जब ये प्रॉब्लम नहीं है तो ये थेरेपी की तरफ नहीं जा सकते वर्ल्ड वाइड एक कन्वर्जन थेरेपी के नाम से एक थेरेपी इंट्रोड्यूस भी कराई गई थी और बहुत सारी दुनिया में जो है वो इन लोगों पे काम भी होना शुरू हो गया था लेकिन मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की जितनी बड़ी थी उन्होंने कंडेम किया इस थेरेपी को उसकी कई वजूहात हैं पहली वजह तो ये है कि न्यूरोसाइंस ये कहती है कि दे आर बॉर्न विद दैट ब्रेन ठीक है अब ये कैसी बात है इसमें बहुत सारी रिसर्च ये भी कहती है कि कोई गे जीन या कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि जीन है और वो डेवलप हो गई है लेकिन साइंस आपको ये जरूर बताती है अब आपको बहुत रिसर्च पेपर्स इस बात पे भी मिल जाएंगे कि जो प्रीनेटल एज होती है यानी जब बच्चा माँ के अंदर होता है तो जो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो बच्चे के ब्रेन को इस तरह से डेवलप कर देते हैं और उसमें फिर एपिजेनेटिक जो हमारी टेक्निकल टर्म है कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस फिर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस उसको इस तरह से करता है कि दे आर बॉर्न विद दैट ट्रेट एंड दैट ब्रेन तो बात यह है कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो थेरेपी से ठीक होगी दे आर बॉर्न विद दैट ब्रेन तो ये बात तो बिल्कुल जो है वो एक साइंटिफिक बात हो गई दूसरी बात ये भी है कि ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं जो पर्सनल ट्रेट्स होती हैं या सेक्सुअलिटी प्रेफरेंसेस होती हैं वो उसके ब्रेन में स्ट्रक्चरली इम्बीडेड हैं और दे आर एक्चुअली दैट वे that you cannot reverse that structural change with that kind of conversation और इसी वजह से जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने और मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंडेम किया था कि देयर इज नो सच एक्टिविटी लाइक कन्वर्जन थेरेपी जो कि इसको कन्वर्ट कर सकता है आप सिर्फ सप्रेस कर सकते हैं किसी के बिहेवियर को लेकिन जो उसके अंदर ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो तो उसी बिहेवियर को जो है वो इम्पोज कराएगा जिसके लिए वो बना है ओके तो जब इस तरह लोग जब इस तरह के होमोसेक्सुअल ट्रेट्स के लोगों को जब जबरदस्ती सोसाइटल प्रेशर की वजह से फोर्स्ड मैरिजेस में ले जाया जाता है तो फिर वहां पे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वहां तो यही आपको सारे जो शमून ने भी अभी बार बार बात की कि देखिए सिम्टम्स तो वही होंगे जिसमें लो सेल्फ एस्टीम से लेकर डिप्रेशन और एग्जाइटी डिसऑर्डर्स इसमें बहुत सारी चीजें डेवलप हो सकती हैं कुछ लोग बिल्कुल हायर रिएक्टिव साइड पे भी जा सकते हैं लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सप्रेस हो सकते हैं और उनकी पूरी पर्सनैलिटी सप्रेस हो सकती है दे डोंट वांट टू शो अप everywhere they want to hide their self they don't actually go to their full potential और वो बस एक लाइफ गुजार रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो एक हिडन जो है वो लाइफ गुजारना चाहते हैं लेकिन जो कुछ लोग हैं वो बहुत रिएक्टिव भी हो सकते हैं और इस तरह भी हो सकता है कि दे बिकम अ रेजिस्टेंस टू द सोसाइटी एंड फैमिली एज वेल तो वो रेजिस्टेंस में अपने आप को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं एडिक्शंस की तरफ और इसके अलावा वॉयलेंस की तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्टिव भी हो सकते हैं तो ये भी बात है कि ये बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ उनकी तभी सपोर्टिव हम रह सकते हैं तब हम उनको एज इट इज़ उनकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड कर सकें ओके अच्छा शमून कमिंग टू यू कुर्बानी का सीजन चल रहा है नॉट दैट वी आर एंटाई कुर्बानी लेकिन कुर्बानी जिस तरीके से हमारे यहाँ होती है उस तरह बाकी मुस्लिम 52 मुस्लिम कंट्रीज में वैसे नहीं होती फुल ऑन बच्चों को जानवरों से एक्सपोज किया जाता है लाइव विटनेस और ग्लोरिफिकेशन ऑफ एनिमल स्लॉटर होता है इसका जो बच्चा ग्रो होते हुए वो ये सब देख रहा है उसके क्या असरात होते हैं उसकी मेंटल हेल्थ पे सबसे पहले तो अगर वो कुर्बानी देख रहा है या वो ब्लड देख रहा है उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या जो आजकल जो सुसाइड रेट्स अचानक से स्पाइक हुए हैज इट गॉट समथिंग टू डू विद फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज अच्छा बेसिकली फाइनेंशियल इशू का एक रिलेशन डायरेक्टली तो नहीं कह सकते
बट ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ताल्लुक है उससे। बेसिकली ताल्लुक जो भी कोई भी ऐसी चीज हो जो होपलेसनेस क्रिएट कर दे, हमारे पास फाइनेंशियल उसका डायरेक्टली ताल्लुक क्यों कह सकते हैं हमारे लिहाज में। अब पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट है, और अगर एम्प्लॉयमेंट है भी तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर प्राइवेट जॉब है तो उसके बाद क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, कब तक जॉब चलेगी, कैसे चलेगी, क्या होगा, या जॉब है भी तो क्या उसमें एक्चुअली गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा। एक बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके, ठीक है ना। लोग जॉब तो कर रहे हैं पर उनकी तनख्वाह 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, ये इस तरह के लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर जिनका खर्चा जो है वो महीने का 80,000, 90,000 या 1 लाख या उससे ऊपर का खर्चा है, ठीक है ना। तो वो उसको बेयर नहीं कर सकते। जब वो बेयर नहीं कर पाते, वो ऑब्वियसली जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो वो एक टाइम ऐसा आता है जहां पे जाके वो एकदम ब्रोक हो जाता है, ठीक है ना। होपलेसनेस कंडीशन आ जाती है। जहां पे वो सिचुएशन आ जाती है वहां पे ऑब्वियसली सुसाइडल थॉट्स आते हैं। और अच्छा, सुसाइड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, एक जेनेटिक फैक्टर भी है। ये मुझे पहली दफा तब पता चला जब मैं साइकोफिजियोलॉजी के अंदर क्लिनिकल साइकोफिजियोलॉजी पढ़ रहा था। तो मुझे एक पहली चीज ये पता चली कि एक जीन भी ऐसी है कि अगर आपके अंदर वो जेनेटिक फैक्टर है, वो ट्रिगर मौजूद है, ठीक है ना, तो थॉट्स तो बहुत सारे लोगों को आएंगी। जिसके अंदर वो फैक्टर ट्रिगर मौजूद है ना, वो तो डायरेक्टली सुसाइड कर लेगा। वो हेजिटेट नहीं करेगा, जैसे ही वो आपको एनवायरमेंटल फैक्टर देंगे वो सुसाइड कर लेगा और वो स्टॉप नहीं होगा। बट सुसाइड को स्टॉप करने के लिए जो हमारे पास चीज है जो रेकमेंड की जाती है कि भाई बंदा वॉक करे, ठीक है ना, ऐसे एनवायरमेंट में हो जो कि थोड़ा सा ठंडा एनवायरमेंट हो, या पार्क में जाके वॉक करे, या किसी ऐसी जगह के ऊपर हो कि जहाँ पे पानी वानी बह रहा हो, वहां से वो अपने आप का स्ट्रेस रिलीफ कर सकता है। पर हैरानी की बात यह है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ हम लोग एक प्रोजेक्ट करने गए थे चित्राल में। चित्राल में हमारे पास सबसे ज्यादा सुसाइड्स हो रही थी। जब हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने का उस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे, तो हमारी अपनी जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि यार ये हमें सुसाइड्स नहीं लगी, हमें ऐसा लगा यार ये मर्डर्स हो सकता है या कुछ और हो सकता है, क्योंकि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी नहीं थी। उसी के बाद जब बीबीसी ने भी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, तो बीबीसी ने भी तकरीबन इसी तरह की रिपोर्ट दी थी अपनी, कि उनको भी ये सुसाइड नहीं लगती, क्योंकि जिस तरह का चित्राल का एनवायरमेंट है ना, एग्जैक्टली उसी तरह के स्विट्जरलैंड के अंदर भी एनवायरमेंट है, और वहां पे हैप्पी इंडेक्स है 98%। और पाकिस्तान में चित्राल के अंदर इतनी ज्यादा सुसाइड्स हो रही हैं। तो सुसाइड हमारे यहाँ डायरेक्टली बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि मतलब हम सुसाइड दिखा रहे हैं या वो एक्चुअली सुसाइड है। ये वही वाला तरीकेकार है जैसे पुराने जमाने में हर घर में सिर्फ बहू ही जल के मरती थी कि किचन में, ठीक है ना, वैसे कोई और नहीं मर रहा था किचन के अंदर। कभी आपने सुना हो कि यार कोई और जल के मर गया, पर बहू मर जाती थी, ठीक है ना, और भाई वो गैस लीक हो गई, वो बहू मर गई। इसी तरीके से सुसाइडल फैक्टर हो सकता है। पर हाँ, अपना जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। अच्छा, के लिए फिर क्या सपोर्ट सिस्टम है? उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट सिस्टम के तौर पे, मतलब एनजीओस काम कर रही हैं यहाँ पे, बट उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि उन चीज़ों को प्रॉपरली डील कर सकें उस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर मेंटल हेल्थ के अंदर बहुत सारे स्टेजेस हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास मेंटल हेल्थ में माइल्ड स्टेजेस, या जहाँ पे आप कह लें कि अभी कुक हो रहा है और ये एक खतरनाक कंडीशन के ऊपर जा सकता है, जब वो माइल्ड स्टेट के ऊपर है ना, वहां पे उसको डील करने के लिए हमारे पास सिचुएशन नहीं है। हमारे पास जो सिचुएशन है बस वो आखिरी स्टेज पे, जहां पे लाके भाई पिंजरे में बंद कर दो, ठीक है ना, या बांध दो, या कोई ऐसी दवा दे दो कि जिससे वो सेडेटिव हो जाए, कंप्लीटली सोता रहे। उस तरह की चीजों के ऊपर हम ज्यादा काम कर रहे हैं एज कंपेरेटिवली, जहां से, क्योंकि मेंटल हेल्थ डायरेक्टली ऐसा नहीं है, ये एकदम दिल की बीमारी की तरह है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन ही 3 वेसल डिजीज हो जाएगी कि भाई आपकी तीनों नालियां ब्लॉक हैं। ऑब्वियसली एक टाइमली प्रोसेस चलेगा। इसी तरीके से स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, फिर डिप्रेशन आया, मतलब वो एक पूरा फेस चलेगा, एक टाइमली मैनर के अंदर चल रहा है, और आपको उसको शुरू में ही आइडेंटिफाई करके उसको स्टॉप करना है, उसको ट्रीट करना है, ठीक है ना। हमारे पास इस चीज को इस स्टेज पे ट्रीट करने का जो इनिशियल फेज है, उसका तो कोई सेंटर नहीं है, हमारे पास कोई सेटअप मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, आपने सुसाइड वर्सेस मर्डर की अभी बात की, तो इसमें एक जस्ट फॉर अ केस स्टडी, आमिर लियाकत साहब का अभी कुछ 2 साल के करीब हुए केस हुआ था। वी नो हिम एज अ हैप्पी पर्सनालिटी, सक्सेसफुल, वेल्थ, फेम, और फिर अचानक से हमने उनका मेंटल हेल्थ इश्यूज देखे, डाउनफॉल देखा। आप उसको मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट से कैसे देखते हैं?
बहुत बड़ा ट्रॉमा था उनकी ज़िंदगी में। मतलब जिस तरीके से उनकी लाइफ एकदम डिक्लाइन स्टेजेस पे चल रही थी, जो उनको ट्रॉमा कंटिन्यूअसली मिले जा रहे थे, चाहे उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर हो, चाहे उनकी टेलीविज़न के अंदर जो उनकी फ़ेमस लाइफ थी, उसके अंदर उनके साथ वारा हो, चाहे उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, जो अपनी उनकी बेगम के साथ चल रही थी, जिस तरीके से वो वायरल हो रही थी और वो सारी चीज़ें हो रही थी, जो ट्रॉमा के तौर पे उनको बेसिकली आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा किसके लिए क्या चीज़ ट्रॉमेटाइज़्ड है, ठीक है ना? हो सकता है बहुत सारी वीडियोस निकलती हो पर कोई एक चीज ऐसी निकली हो जो उनको जाके हर्ट की हो। ये हर इंसान के साथ होगा कि बातें आपके लिए बहुत सारे कर रहे हैं पर कोई एक बात जाके आपको हर्ट कर दिया। तो एक बात जो उनको आमिर लियाकत साहब को जो भी उस बात जाके उनको हर्ट की, उसने ट्रॉमा इतना क्रिएट किया कि ऑब्वियसली जो भी वो सब्सटेंस अब्यूज के अंदर गए, ठीक है ना? सब्सटेंस अब्यूज जो कि मैंने पहले भी बात की थी, वो तभी जाएगा जब कोई ट्रॉमा आपको ट्रिगर करेगा। जब वो सब्सटेंस अब्यूज के अंदर गए तो वो ऑब्वियसली सुसाइडल की तरफ चलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने सब्सटेंस अब्यूज कर लिया। पर ट्रॉमा इज द मेन फैक्टर। ओके, अच्छा सदफ, तो वो एक चीज जो है मतलब एक तो ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट है उसका, क्योंकि आप एक कोई चीज कटते हुए देख रहे हैं, एक जानदार चीज है जो कि आप कटते हुए देख रहे हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसकी बात नहीं करूंगा पर उसका एक मेंटल हेल्थ पे बहुत खतरनाक इम्पैक्ट है। मतलब यहाँ तक कि पीटीएसडी के सारे सिम्टम्स वो शो कर सकता है, बल्कि आपको बहुत कॉमनली दिखेगा भी कि हर घर में कोई एक बंदा ऐसा होगा जो कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुर्बानी, ये जो ईद के हमारे 3 दिन चल रहे होते हैं, उसमें घर का कोई एक बंदा होगा जो कि वो गोश्त नहीं खाएगा और वो उन्हीं 3 दिन में ये बात रिपोर्ट भी करेगा कि उसको कोई हींक आ रही है या उसको कोई ऐसी स्मेल आ रही है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है या वो वॉमिट करेगा, ठीक है ना? ये आपको बहुत कॉमनली नजर आएगा और ये उसके बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स भी आपको नजर आने लग जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग उसको देखने भी नहीं जाएंगे। उन्होंने देखा सब नहीं है क्योंकि अब तो जैसी कुर्बानी होगी हर बंदा अपने फेसबुक स्टेटस पे उसको लगाना शुरू कर देगा कि भाई उसकी गाय ज़िबा हो रही है या उसका बकरा ज़िबा हो रहा है, उसकी वीडियो डालना शुरू कर देगा। तो उन दिनों में आप नोट कीजिएगा कि आपके घरों के अंदर ऐसे लोग होंगे जो इन वीडियोस को वो कर देंगे और अब तो खुद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो उसको ब्लॉक भी करने लगा है, उसके ऊपर एक ग्रे स्क्रीन आ जाती है उसके ऊपर। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ट्रोमेटिक इफेक्ट है और उसके अंदर आपको जो साइन एंड सिम्टम पूरे पीटीएसडी वाले नजर आने लगते हैं लोगों के अंदर। और आगे चल के आप, क्योंकि आप इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब वो ईयरली आता जा रहा है ना बार बार, तो ये फर्क नहीं पड़ता मुझे कि यार ये एक जानवर है, गाय, इसको तो मुझे काटना ही है, या जैसे कि बाहर के ममालिक में जानवरों से जैसे मोहब्बत होती है ना, वैसे उस तरह का वो नहीं है हमारे पास। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम शो तो करते हैं कि हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं बट वो इंटरनली साइकोलॉजिकल इफेक्ट दूसरा है उसका। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ आता है, जो उन लोगों में जो रिटायरमेंट के करीब है, एक तो वो जो अर्ली रिटायरमेंट है, ठीक है, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज बड़े आते हैं क्योंकि उनको एक एम ऑफ लाइफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट कैसे दी जा सकती है? और इसके साथ ही अगर मैं लिंक करूं कि ओल्ड एज में वो लोग जो अकेलेपन का शिकार होते हैं बुढ़ापे में, तो उनको उनकी लाइफ को या उनके मेंटल हेल्थ स्टेटस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? अगर ओल्ड एज की बात करें तो हमारे पास प्रॉपर्ली ओल्ड एज होम्स होने चाहिए, जो कि कुछ ओपन भी हुए थे कराची के अंदर। मतलब मैं ओल्ड एज होम्स को सपोर्ट करूंगा, ठीक है ना? क्योंकि आप ऐसी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ओल्ड एज होम जो है ना, वहाँ पे एक पूरा एक स्ट्रक्चर है उसका, इट्स लाइक एन हॉस्पिटल होता है ओल्ड एज होम। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अपने वहाँ पे बूढ़े पेरेंट्स को ले जाके छोड़ दिया और वो स्ट्रक्चर है। मतलब ज्यादा बेहतर है कि अगर आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपकी फैमिली उसको उसी तरीके से कोप कर रही है, जैसे मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, ठीक है ना, मैं अपने माँ बाप की उसी तरीके से केयर करता हूँ जैसे मैं चाहता था और मैंने की, जैसे उन मेरे माँ बाप ने मेरे दादा दादी की थी, ठीक है ना। पर अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है और आपके पास सिचुएशन इस तरह की है कि यार आपको इतना लंबा टाइम कमाने में लगता है और आप पीछे से आपके वालिद या वालदा जो हैं वो इतने ज़यीफ हैं कि उनको प्रॉपरली कोई ऐसा बंदा चाहिए कि जो उनकी खिदमत करे प्रॉपरली, और आपके पास पीछे से नहीं है वो उस तरह की सिचुएशन, तो वहां